Shakespeare-nama, all about the bard. तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ओथेलो। और ओथेलो अपने आप में जो है एक शेक्सपियरियन का, जो आपने जानते हैं कि शेक्सपियरियन ग्रेट ट्रेजेडीज के नाम से जो है 4 प्ले जाने जाते हैं, उनमें से एक है ओथेलो। ठीक है, मैकबेथ के बाद मैंने ओथेलो लिया है क्योंकि ओथेलो से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जा रहे हैं, कोटेशन से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मुझे लगा कि एक लेक्चर में हम इसे बहुत आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो ओथेलो को देखते हैं भाई। सबसे पहली चीज ओथेलो के बारे में आप ये समझिए कि ओथेलो का एक सब टाइटल है, ठीक है, द मूर। वो अभी हम देखेंगे बाद में। लेकिन ओथेलो है क्या इस प्ले में? एक ओथेलो, जैसे कि आप जानते हैं शेक्सपियर के जितने भी ग्रेट ट्रेजेडीज हैं, तो उन सब की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो जो उनका प्रोटैगोनिस्ट है, जो हीरो है, उन्हीं के नाम से प्ले का नाम रखा गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्लियर है आप सभी को कि ओथेलो हीरो है। आगे बढ़ते हैं और बहुत जल्दी जल्दी जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पर डिस्कशन करते हैं कि ओथेलो अगर मूर है, ओथेलो क्या है भाई? एक मूर है। तो मूर क्या होता है, ये हम जो है यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। एक शब्द आप लोग अपनी तरफ से लिख लीजिए, ओथेलो। तो अब देखिए ओथेलो के ये जो मूर होते हैं क्या होते हैं, नोट कर लें आप लोग। ये अ मेंबर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीकन मुस्लिम, ठीक है, पीपल ऑफ मिक्स्ड बार्बर अरब एंड बार्बर एंड अरब डिसेंट। ठीक है, एक प्रकार से ये साउथ अफ्रीका, ये अफ्रीका के रहने वाले लोग हैं, और अफ्रीका में स्पेशली कहाँ के? नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका के। ठीक है, और ये मुस्लिम मतलब अगर रिलीजन के हिसाब से देखा जाए तो ये मुस्लिम होते हैं। और ये इनका जो डिसेंट होता है, जो ओरिजिन होता है, वो अरब का है या बार्बर। ठीक है, तो ये इनके लिए स्पेशली है। अब आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि ये रहने वाले कहाँ के लोग हैं? अफ्रीका के रहने वाले लोग हैं, जो मूर होते हैं स्पेशली। हिंदी में इनके लिए जो शब्द है वो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ एज अ जेंटल पर्सन। हबसी शब्द एक यूज किया जाता है। कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं एग्जाम यूट्यूब पे, तो लोग हबसी शब्द यूज कर रहे हैं, जो कि मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है बोलते हुए। तो मूर कौन होते हैं? अगर आप इनके पर्सनालिटी को देखें, जैसा कि अभी आपको बार बार इसमें दिखाया जाएगा, अलग अलग करेक्टर ओथेलो को अलग अलग तरीके से बोलते हैं। क्योंकि चूंकि ये जो है वेनिस, जो प्ले की सेटिंग है वो कहाँ पे है? 2 जगह पे है। एक है वेनिस, ठीक है, जहां पे ये जनरल है, और दूसरा है साइप्रस। ठीक है, तो वहां पे जो भी लोग रहने वाले लोग हैं वो सब गोरे हैं। ठीक है, उनका जो नस्ल है, रेस है, वो दूसरे प्रकार का है। और जो ओथेलो है, मूर है, ये बिल्कुल अलग टाइप का दिखता है। तो आप समझ सकते हैं कि इनके प्रति लोगों के सेंटीमेंट किस तरह से होंगे। ठीक है, तो एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो मूर होते हैं वो कैथोलिक धर्म को नहीं मानते हैं। ठीक है, और जब आप जानते हैं जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहाँ कैथोलिक जो है रिलीजन बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्रिश्चियनिटी। ठीक है, तो एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं मूर के बारे में क्या है, और फिर थोड़ा जल्दी से चलेंगे। सबसे पहले देखिए, ये बेसिक फैक्ट आपको जानना चाहिए। हालांकि एग्जाम में पूछा जाएगा कि नहीं, ये बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा जानिए। तो क्या है? फ्रॉम 11 to the 15th century कैथोलिक्स बैटल्ड टू रिकॉन्क्वर स्पेन। ठीक है, फ्रॉम द इस्लाम अरब्स एंड बर्बर्स। ठीक है, आर मूर। देखिए यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है, जो इस्लामिक अरब्स हैं या बर्बर्स हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मूर बोलते हैं। तो मूर के बारे में आपको एक सबसे पहली जानकारी मिल रही है कि लगभग 11 to 15 सेंचुरी तक क्या हुआ, 11 सेंचुरी के आसपास या उसके पहले ये जो इस्लामिक अरब्स हैं या बर्बर्स हैं, इन्होंने क्या किया था? ये स्पेन को अपने कब्जे में ले लिए थे। ठीक है, इन्होंने बहुत से यूरोपियन कंट्रीज को अपने कब्जे में ले लिया था, तो स्पेन उनमें से एक था। तो इस तरह जो है कैथोलिक जो लोग हैं, रिलीजन के लोग हैं या स्पेन के लोग हैं, उन्होंने ये कोशिश की कि हम कैसे स्पेन को फिर से रिकॉन्क्वर करें, अपने कब्जे में लें। ठीक है, रिपीट हो रहा है बस। दूसरा, अब आप सभी को एकदम यहाँ पे क्लियर है, हु हैड सक्सेसफुली ऑक्युपाइड इट सिंस 1900 एडी। ठीक है, तो लगभग 1900 एडी के आसपास या उसके आगे। ठीक है, और 11 सेंचुरी के ठीक पहले। ठीक है, तो अरब से जो ये मूर्स लोग हैं, इन्होंने कॉन्क्वर कर लिया था स्पेन को। ठीक है, तो अब उल्टा काम चल रहा है, स्पेन वाले लोग कोशिश कर रहे हैं उसको प्राप्त करने का, दोबारा कैथोलिक्स कह लीजिए। The struggle inspired intense prejudice and suspicion that lasted well after the Moor were overthrown। और उसके बाद क्या हुआ? स्ट्रगल चलता रहा और मूर्स को वहां से बाहर फेंक दिया गया। फिलिप थर्ड ऑफ स्पेन, ये किंग है स्पेन के, इन्होंने एक्सपेल्ड 3 लाख मोरिस्कन्स फ्रॉम द आइबेरियन, ठीक है, पेनिनसुला नॉट लॉन्ग आफ्टर शेक्सपियरियन फिनिशेस ओथेलो इन 1609। ठीक है, तो ये लगभग शेक्सपियरियन के समय की बात है, जब शेक्सपियर अभी ओथेलो लिख ही रहे होते हैं, उसी समय की सारी घटनाएं चल रही हैं। और स्पेन क्या करता है? स्पेन के जो किंग हैं वो लगभग 3 लाख जो है मूर्स जो होते हैं, उनको अपने देश से या आसपास के प्लेसेस से उनको पूरी तरह से बेनिश कर देते हैं। ठीक है, उनको एक्सपेल कर देते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को शेक्सपियर लिखते समय अपने ध्यान में रखे होंगे। ठीक है, दूसरा चीज, अब इंग्लैंड की स्थिति जान लीजिए। ये तो स्थिति कहाँ की है? स्पेन की है।
ठीक है। इंग्लैंड में मूर्स की क्या सिचुएशन वो भी देख लीजिए। इंग्लैंड में सिचुएशन उतनी खराब नहीं है। स्पेन की जो आप सिचुएशन देख रहे हैं, इससे मूर के बारे में आपको क्या जानकारी मिल रही है? ये जो स्पेन के लोग हैं, वहां आसपास के लोग हैं, वो मूर्स को हेट्रेड की दृष्टि से देख रहे होंगे, ठीक है। इंग्लैंड में क्या है, ड्यूरिंग शेक्सपियर्स टाइम views regarding Moors were slightly more complex because of strong anti-Catholic sentiment in England and English fears of invasion by Spanish, ठीक है। अब क्या हुआ, इंग्लैंड में क्या उस दौरान हो रहा था कि जो मूर्स हैं उनके प्रति वो वाली फीलिंग नहीं थी जो कि स्पेन में थी। स्पेन में हेट्रेड की फीलिंग है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टाइप का है, मतलब दोनों चीजें हैं। हेट्रेड की फीलिंग आप पूरी तरह से नहीं कह सकते, ठीक है। और उसके लिए विशेष रूप से क्या, ये लोग बस एक चीज से डरते थे, और वो डर क्या था कि स्पेन जो है कहीं इनके ऊपर आक्रमण न कर दे, अगर ये ज्यादा अपना जो है सिंपैथी दिखा रहे हैं किसको, मूर्स को, तो बस इतना था, ठीक है। लेकिन इंग्लैंड में जो है मूर्स को बहुत ज्यादा हेट्रेड नहीं था, बल्कि ये कह लीजिए कि सामान्य तरीके से जी रहे थे केवल। रीजन इसका क्या था, क्योंकि इंग्लैंड के लोग एलिजाबेथन समय में एंटी कैथोलिक थे, बहुत ज्यादा एंटी कैथोलिक हो गए थे, मतलब कैथोलिक धर्म को मानना इन्होंने कम कर दिया था। और उस समय आप सभी को पता है एक नया धर्म आया था, जिसको कौन सा धर्म बोलते हैं, एंटी कैथोलिक। किस धर्म को बोलते हैं? एनीवन फ्रॉम द ग्रुप? प्रोटेस्टेंट जो है उस धर्म को मानने वाले लोग थे, ठीक है। तो अब जो है ये इसी के विरोध में आया था, और आप सभी को ये एग्जाम में याद रखना पड़ेगा। मैंने आज इस पे बहुत अच्छा अध्ययन किया, और मैं पहले भी बहुत अच्छे से जानता था कि जो हेनरी एट है, ठीक है, जब आप शेक्सपियरियन अभी हिस्ट्री प्लेस पढ़ेंगे तो वहां बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, और बहुत आपको अच्छा भी लगेगा कि हिस्ट्री प्ले ऐसे भी पढ़ाई जाती है। तो जो आपका हेनरी एट है, अगर आपसे पूछा जाए कि एग्जाम का क्वेश्चन आपके बन सकता है कि रिफॉर्मेशन, हु ब्रॉट रिफॉर्मेशन इन इंग्लैंड, अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज द मेन फोर्स, ठीक है, बिहाइंड रिफॉर्मेशन मूवमेंट, तो आप बता सकते हैं? आप ध्यान दो, वो है हेनरी एट, ठीक है। अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, हेनरी एट्स जो है वो है, और उसका रीजन क्या है कि हेनरी एट जो है अपनी वाइफ, जिसका नाम कैथरीन है, ठीक है, उससे शादी थी उसकी, और उसके बाद क्या हो गया कि उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, तो वो क्या करना चाह रहा था, अब एक दूसरी शादी करना चाहता था। एन बोले, एन बोले कौन थी? ये माता जी थी किसकी? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ध्यान रखिएगा, क्वीन एलिजाबेथ, जिसके नाम से एलिजाबेथन एज जाना जाता है, ये उनकी माता जी थी, एन बोले। ये उनसे शादी करना चाहते थे हेनरी एट, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाती है। शादी तो ये करने के लिए क्या करते हैं, डाइवोर्स देते हैं कैथरीन को, जो अपनी पहली वाइफ है। लेकिन आप सभी को पता है कि उस समय जो ये कैथोलिक पूरा धर्म है, इनका हेड कौन होता है? जल्दी बताइए। पोप होता है, पोप, ठीक है, पोप होता है। तो पोप ने क्या किया कि इनकी जो इन्होंने अपनी शादी को एनलमेंट करने का, या फिर शादी को तोड़ने के लिए जो है एक प्रस्ताव भेजा था पोप को कि मैं इनसे जो है अब तलाक ले रहा हूं और एन बोले से शादी करना चाहता हूं। पोप ने इसे बिल्कुल नल एंड वाइड बताया, और उनका जो है डाइवोर्स लेने से इनकार कर दिया मानने से। इससे क्या हो गया कि हेनरी एट बहुत ज्यादा नाराज हो गए, और उस समय मार्टिन लूथर जैसे बहुत से ऐसे लोग थे, स्पेशली मार्टिन लूथर ने तो बहुत बड़ा काम किया था, चर्च की सारी बुराइयों को सामने ला के रख दिया था। तो पूरा मौका था हेनरी एट के सामने, इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे डिसीजन लिया, और अपने आप को सुप्रीम हेड ऑफ द चर्च, सुप्रीम हेड ऑफ द रिलीजन घोषित कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिया। और उसके बाद क्या किया कि अब पोप वगैरह कोई कुछ नहीं, आई एम ऑल इन ऑल इन द मैटर ऑफ रिलीजन एज वेल। और उसके बाद से उन्होंने क्या किया कि जितने भी इनको लगा, इन्होंने दूसरे धर्म को, जो प्रोटेस्टेंट धर्म था, उसको बहुत ज्यादा वो किया, आश्रय दिया। आपको पता है कोई भी धर्म तभी आगे बढ़ सकता है जब किंग उसको जो है आश्रय दे, किंग जो है उसको अपना सपोर्ट करे, तभी तो बढ़ पाएगा। तो इसी तरह इन्होंने प्रोटेस्टेंट रिलीजन को बहुत ज्यादा आश्रय दिया, और जो दूसरा कैथोलिक धर्म है उसको बहुत ज्यादा डिस्करेज किया, और उनके जो मोनास्ट्रीज थे, चर्चेज थे, ढेर सारे सब तुड़वा दिया। इससे क्या हुआ, जो कैथोलिक रिलीजन है वो बहुत ज्यादा मतलब बैक साइड में चला गया, स्पेशली इंग्लैंड में तो बहुत ही बुरा हाल हो गया। और यहीं से एक नए धर्म का उदय होता है, प्रोटेस्टेंटिज्म, ठीक है, प्रोटेस्टेंट रिलीजन आप कह लीजिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। तो एंटी कैथोलिक जो मैंने आपको फीलिंग बताई, तो एंटी कैथोलिक किस समय आ गया था? ये हेनरी एट के समय ही आ गया था। उसके बाद इनकी बेटी, इनकी डॉटर जो है एलिजाबेथ आई हैं, तो इनके समय भी एंटी कैथोलिक फीलिंग चलेगा इंग्लैंड में। और इस वजह से जो क्या था कि कहीं से भी बहुत ज्यादा अगेंस्ट में लोग नहीं थे मूर्स के, ठीक है। तो मूर्स यहाँ ठीक ठाक तरीके से जी रहे थे, बस थोड़ा सा डर था कहीं स्पेन इनके ऊपर अटैक न कर दे, इसकी वजह से। दूसरा देखिए और क्या क्या कर रहे हैं इंग्लैंड वाले मूव्स के लिए, देखिए यहाँ पे इन्वेशन। इन फैक्ट इंग्लैंड मेंटेन इंडिपेंडेंट ट्रेड रिलेशनशिप विद मूरिश नॉर्दर्न अफ्रीका। ध्यान रखिए, यहां तक कि इंग्लैंड ने तो अपना ट्रेड रिलेशनशिप भी रखा था नॉर्दर्न अफ्रीका, जहां पे मूरिश लोग रहते थे, ठीक है। डिस्पाइट स्पेनिश एंड पोर्तुगीज प्रोटेस्ट, हालांकि स्पेनिश और पुर्तगाल वाले इसका पुर्तगाल वाले विरोध कर रहे थे, फिर भी इन्होंने अपना जो है संबंध बनाए रखा ट्रेड का। दूसरा देखिए, द इंग्लिश स्लेव ट्रेड आल्सो ब्रॉट ब्लैक्स बैक टू यूरोप फ्रॉम मिड 16th सेंचुरी ऑनवर्ड। और यहाँ तक कि जो स्लेव जो ब्लैक थे वहां पे स्लेव ट्रेड आप सभी को पता होगा ना, ये बहुत ही फेमस था, जिसके लिए अब्राहम लिंकन ने बहुत प्रयास किया, और ये फिर बाद में पूरी तरह से खत्म हो गया, ठीक है। तो स्लेव ट्रेड चल रहा था, जिसमें जो दास है वो बेचे जाते थे, ठीक है। तो ये भी चल रहा था इंग्लैंड में। उसके अलावा जो है क्वीन एलिजाबेथ हरसेल्फ फाउंडेड
द बारबरी कंपनी, इन्होंने एक कंपनी ही बना दिया था, द बारबरी कंपनी या बर्बरी कंपनी बोलिए, फॉर्मली इंस्टीट्यूलाइजिंग दिस ट्रेड इन एडिशन शी रिसीव्ड अ डेलीगेशन ऑफ मोरक्कन डिप्लोमेट्स इन 1600। ठीक है, तो ये सब चीजें किया इन्होंने, वहां से लोग जो डेलीगेट्स आए वहां से उन लोगों का स्वागत भी किया, तो बहुत अच्छे से इंग्लैंड में तो कोई दिक्कत नहीं चल रहा है। हाउएवर द इंग्लिश स्टिल फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग सस्पिशन ऑफ इस्लाम, एलिजाबेथ एश्योर्ड अ डिग्री एक्सपेलिंग Moors from Africa and Hispanic Mauritius from the boundary of England in 1599 and 16 क्या है जो भी जीरो। तो सारी चीजें थी, लेकिन फिर भी जानते हैं एक सस्पिशन था, और सस्पिशन के आधार पे जो है बीच बीच में आर्डर निकाल दिए जाते थे कि जितने भी मूरिस लोग हैं वो देश छोड़ के चले जाएं। तो एक आपने हिस्टोरिकल पूरी तरह से समझ लिया कि मूर्स का क्या कॉन्टेक्स्ट था, क्या सिचुएशन था। ठीक है, अब हम आते हैं, यानी मूर्स की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन एक बात तो आप सभी को यहाँ जानना पड़ेगा कि मूर्स जो है इस ग्रुप में बहुत जाने जाते थे कि वो बहुत ही शारीरिक रूप से बलवान है, बहुत ही अच्छे योद्धा होते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है आपका जो हीरो है ओथेलो उसके साथ भी है, और आप इस प्ले में देखेंगे कि ओथेलो को बहुत ही बड़ा जो है ब्रेव पर्सन के रूप में दिखाया गया है, और शायद यही उसकी ब्रेवरी है। आपको पता होना चाहिए कि उसकी जो ब्रेवरी है वो इतनी ज्यादा मतलब प्रशंसनीय है कि डेस्डेमोना जो कि एक बहुत ही सुंदर और एक मिनिस्टर की लड़की है, वो अचानक जो है वो इसमें जो है इसके प्रति इतना ज्यादा इंक्लाइन हो जाती है कि इससे शादी करने के लिए रेडी हो जाती है। तो ये चीजें हैं, ये आगे हम अभी प्ले में देखेंगे। तो हमने ये देखा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ वर्क और देख लीजिए कि जिसपे सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि जो आपका प्ले है ओथेलो ये किस वर्क पे बेस करके बनाया गया, क्योंकि एग्जाम का ये एक क्वेश्चन हो सकता है कि ओथेलो जो है का प्राइमरी सोर्स क्या है। ठीक है, किसी को पता है भाई? देखिए ओथेलो का जो प्राइमरी सोर्स है वो है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, अन कैपिटनो, ठीक है, मोरो। ठीक है, ये एक्चुअली इटालियन लैंग्वेज में लिखा गया है, तो इसका मतलब होता है मूरिस कैप्टन। क्या होता है? अमूरिस कैप्टन, वन ऑफ द 100 शॉर्ट स्टोरीज इन द कलेक्शन, ठीक है, गिली हेक्टोमिथी, ठीक है, पब्लिश्ड बाय इटालियन सिंथियो। तो ध्यान रखिएगा कि ये एक्चुअली एक बुक है, ठीक है, और उस बुक में कितनी स्टोरीज हैं? 1 ऑफ 100, यानी 100 शॉर्ट स्टोरीज हैं, और उन स्टोरीज में से एक स्टोरी का नाम इटालियन में ये है जिसका हिंदी इंग्लिश अनुवाद है अमूरिस कैप्टन। ठीक है, तो वहां से लिया गया है, और इसे लिखा कितने हैं? सिंथियो ने लिखा है। अब जैसा कि मैं बार बार आपको बताता हूं कि जब भी किसी प्ले से शेक्सपियर या किसी स्टोरी से या किसी नॉवेल से कहीं से भी किसी से भी अगर शेक्सपियर किसी स्टोरी को लेते हैं या किसी कैरेक्टर को लेते हैं तो कुछ चेंज करते हैं, तो आपको जरूर जानना चाहिए कि क्या चेंज हुआ है, क्या रियल चीजें हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सिंथियोज स्टोरी प्रोवाइड द बैकबोन फॉर शेक्सपियर प्लॉट, मतलब पूरी तरह से बहुत अच्छा स्टोरी को पूरी तरह से शेक्सपियर ने लिया है। एल्दो, लेकिन शेक्सपियर आप सभी को पता है कुछ अपना नया भी एक्सपेरिमेंट करते हैं और कुछ चीजें चेंज भी करते हैं। तो नया एक्सपेरिमेंट क्या है? उन्होंने कुछ माइनर कैरेक्टर लिया है, जैसे ब्राबेंसियो एंड रोडेरिगो, ध्यान रखना है, 2 कैरेक्टर इन्होंने नया लिया है यहाँ पे। एंड अदर अल्टरेशन क्या है, दूसरे चेंजेस क्या है उसमें? क्या है, जैसे सिंथियो के वर्जन में क्या है, यागोज मोटिव फॉर रिवेंज अगेंस्ट ओथेलो इज दैट ही इज फाउंडली लव्ड एंड वाज रिजेक्टेड बाय डेस्टिमोना। ठीक है, तो जो सिंथियो का वर्जन है, जो सिंथियो की स्टोरी है, जहां से शेक्सपियर ने कॉपी किया है, जहां से शेक्सपियर ने बारो किया है, उस स्टोरी में आपको ये पता चलता है या ये रहता है कि यागो जो है ओथेलो से रिवेंज लेना चाहता है। कैसे रिवेंज लेना चाहता है? उसका रीजन ये है क्योंकि वो पहले प्यार करता था डेस्टिमोना को, और फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है उसके द्वारा, और उसकी शादी हो जाती है ओथेलो से, तो इसलिए वो बदले की भावना में है। जबकि जो आप अभी शेक्सपियर की स्टोरी पढ़ने वाले हैं ओथेलो, यहाँ पे यागो बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है डेस्टिमोना से। यहाँ पे एक नया कैरेक्टर है, यहाँ एक नया कैरेक्टर है जो प्यार करता है, और उस कैरेक्टर का नाम है रोडेरिगो। तो ध्यान देना है यहाँ पे बहुत अच्छे से, जो ओरिजिनल स्टोरी है वहां पे डेस्टिमोना को दिखाया गया है प्यार कर रहा है कौन? जो विलेन है यागो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको यह पता चलेगा कि डेस्टिमोना को प्यार कौन कर रहा है? रोडेरिगो, जिसका बहुत ज्यादा कोई रोल नहीं है, बेवकूफ की तरह पूरे प्ले में प्रेजेंट किया गया है, अपना कोई बुद्धि नहीं है इसके पास। ठीक है, देयर आफ्टर आल्सो सिमिलरिटी बिटवीन, इसके अलावा क्या इस पर्टिकुलर जो अमूरिस कैप्टन स्टोरी है, इसके अलावा क्या कहीं और से भी इसके प्लॉट को लिया गया है या कहीं से सिमिलरिटी बनती है? तो आप ध्यान दीजिए, देयर आर आल्सो सिमिलरिटी बिटवीन ओथेलो, अमूरिस कैप्टन एंड स्टोरी बाय द 3 एपल्स। ऊपर आप देखेंगे, अब यहाँ ध्यान देंगे कि द 3 एपल्स स्टोरी का नाम है। यह भी स्टोरी जो है यह भी एक बड़े कलेक्शन ऑफ स्टोरीज का हिस्सा है, जिसको बोलते हैं द 1001 नाइट्स, बहुत ही फेमस है। ठीक है, द 1001 नाइट्स, और हर नाइट एक स्टोरी सुनाई गई है, किसके द्वारा सुनाई गई है? शहरजादे। ठीक है, तो शहरजादे ने एक स्टोरी सुनाई है द 3 एपल्स, उसकी भी प्लॉट, उसकी भी स्टोरी इस एथोलॉजी से मिलता जुलता है थोड़ा सा। कुछ मेजर फैक्ट्स देख लीजिए आप। द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो, द मूर ऑफ वेनिस, जो मैं आप लोग को बोल रहा था कि सब टाइटल क्या है, तो सब टाइटल ये है, द मूर ऑफ वेनिस। दूसरा कब लिखा गया है? 1603 में लिखा गया है। कहां लिखा गया है? इंग्लैंड में। कब पब्लिश हुआ? ये थोड़ा सा गलती हो गया है इनसे, कब पब्लिश हुआ है? 1623 में, फर्स्ट फोलियो में।
फिर लिटरेरी पीरियड कौन सा है, रेनेसा है, जॉनर आप सभी को पता है ट्रेजेडी है, और सेटिंग ये भाई अब आपको मैं एक 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है, क्योंकि उस पेपर को मैं अभी हल्का सा सरसरी निगाह से देखा, और देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया है, सिर्फ यही से की फैक्ट से आ गया है। क्वेश्चन आपका ये है कि इन विच कंट्री द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट, मतलब किस कंट्री में ओथेलो की जो स्टोरी है वो सेट है, बताओ भाई। वेनिस। तो सिंपल सा है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, लेकिन फिर मैं आपको बता दूं, अच्छा सॉरी ये 2013 का क्वेश्चन है ना, और आपको मैं बता दूं कि अगर साइप्रस इसके ऑप्शन में नहीं है, लेकिन अगर साइप्रस भी आ जाता तो आप कंफ्यूज हो जाते, तो आप दोनों ध्यान रखेंगे, अगर मान लीजिए वेनिस नहीं आया और साइप्रस आ गया तो साइप्रस भी आपका राइट आंसर होगा, अगर वेनिस नहीं दिया है तो। और अगर मान लीजिए कि दोनों दे दिया है अलग अलग ऑप्शन करके और बोथ के रूप में आ रहा है साइप्रस एंड वेनिस, तब तो आप दोनों को, तब बोथ वाले ऑप्शन को मारेंगे, तो ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पे बीच बीच में बात करते रहेंगे। क्लाइमेक्स क्या है, आप सभी को पता है कि शेक्सपियर के जितने भी ट्रेजेडीज हैं उसमें एक क्लाइमेक्स होता है, यानी ऐसा सीन जो कि सबसे हाईएस्ट लेवल का जो है वहां पर ट्रेजेडी शो किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्लाइमेक्स क्या है, मर्डर ऑफ डेस्डिमोना, ठीक है, डेस्डिमोना का मर्डर कर दिया जाता है, और डेस्डिमोना आप सभी को पता है कि ये कौन है, ये वाइफ है किसकी, ओथेलो की, जिसे ओथेलो बहुत प्यार करते थे, लेकिन जो विलेनियस यागो है उसके चक्कर में फंस के उसकी बातों पर विश्वास करके डेस्डिमोना को जान से मार देते हैं। तो ठीक है, ये क्लाइमेक्स सीन है, और अभी आपको एक चीज बता दे रहे हैं ताकि मैं बाद में पूछूंगा तो आपसे देखूंगा, ये क्लाइमेक्स सीन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक्चुअली जो क्लाइमेक्स सीन होता है वो अक्सर पूछ दिया जाता है, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि व्हेन वाज द क्लाइमेक्स सीन हैपेंड, ओके, आपसे ये पूछेगा, इंसिडेंट देगा, वो पूछेगा कि इन विच एक्ट एंड विच सीन इट हैपेंड। सही, एक्ट 5 में हुआ है, लेकिन सीन भी ध्यान दीजिए, एक्ट 5 सीन 2, एंड दैट इज द लास्ट एक्ट एंड लास्ट सीन ऑफ द प्ले, ठीक है, एकदम सबसे एंड वाला जो सीन है उसी में ही मर्डर हुआ, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए एक्स्ट्रा क्रेडिट में क्या कुछ चीजें और जानिए, और ये आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मूर वर्ड है, ठीक है, उसको किस तरह से जो है जो लोग हैं वो कैसे यूज कर रहे हैं, स्पेशली इंग्लैंड में लोग, और इंग्लैंड को छोड़ दीजिए, स्पेशली जो हम इस पर्टिकुलर प्ले की बात कर रहे हैं ओथेलो, उसमें दूसरे कैरेक्टर मूर को किस तरह से, मूर कौन है, सिर्फ एक ही कैरेक्टर ओथेलो, तो ओथेलो को किस प्रकार से डिस्क्राइब करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, वो देखते हैं भाई कैसे। ओथेलो को इयागो क्या बोलता है, देखिए, इयागो कॉल्स ओथेलो अ बर्बरी हॉर्स, और ये कब कहता है, एक्ट 1 सीन 1 एंड 110। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपके एग्जाम का ये क्वेश्चन हो सकता है कि हु इज बर्बरी हॉर्स, तो ओथेलो, हु हैज कॉल्ड ओथेलो अ बर्बरी हॉर्स, इयागो। बर्बरी, और बर्बरी आप सभी को पता है, बर्बरी वाज एन एरिया इन अफ्रीका बिटवीन इजिप्ट एंड अटलांटिक ओशियन, ठीक है, तो बस मतलब ये आपका एक तरह से अफ्रीका का ही एरिया है, और इसी वजह से इनको बर्बरी हार्स बोला गया है, ठीक है। तो ये है रोडरिगो, इनको क्या बोलते हैं, रोडरिगो कौन है भाई, देखिए आपको बताना पड़ेगा, जो मैं पहले बता रहा हूं प्लीज बताइए, पूरी तरह से कॉन्शियसनेस में रहिए अगर आप क्लास ले रहे हैं, तो अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास। तो रोडरिगो कौन है भाई, ये अभी तक आपने सिर्फ इतना जाना है कि रोडरिगो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि रियल स्टोरी जहां से शेक्सपियर ने लिया वहां नहीं था, इसको शेक्सपियर ने क्या किया, इन्वेंट किया, एक्सपेरिमेंट किया है, और इसको डाला है किससे प्यार करने के लिए, ये डेस्डिमोना से प्यार कर रहा है। रियल स्टोरी में क्या, इयागो डेस्डिमोना से प्यार करता था, ठीक है, लेकिन जो ओथेलो प्ले है इसमें रोडरिगो डेस्डिमोना से प्यार करता है, और इसने क्या बोला है भाई, थिक लिप्स, क्या बोला है, थिक लिप्स। आप सभी को पता है जो मूर्स होते हैं या जो अफ्रीका के लोग हैं स्पेशली, आप सभी लोग, एक सबसे बड़ा एग्जांपल कैरिबियन प्लेयर को देख लीजिए, आपने क्रिस गेल को देखा होगा, है? और भी बहुत, एंड्रू साइमंड को ऑस्ट्रेलिया में जो खेलते थे आपने देखा होगा, वो सब लोग को आप मूर बोल सकते हैं, और उनके लिप्स आप देखे होंगे ना कितने मोटे मोटे होते हैं, तो थिक लिप्स। फिर और देखिए क्या है, ब्राबेंसियो कौन है, वो अभी मैं आपको बता रहा हूं, ब्राबेंसियो कौन है, ये हैं डेस्डिमोना के फादर और मिनिस्टर, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, सूटी। अब सूटी क्या होता है जान लीजिए, सूटी क्या होता है कि सूटी का अगर ऐसे मतलब देखा जाए तो ब्लैक, मतलब कोई भी ऐसा एनिमल या कोई बर्ड जो कि काफी ब्लैक टाइप का होता है तो उसको हम सूटी एनिमल बोलते हैं, ठीक है, तो यानी वो काफी ब्लैक थे, ये बात पता चल रहा है, इसीलिए ब्राबेंसियो जो है सूटी बोलते हैं, और ये बिल्कुल भी रेडी नहीं होते हैं कि मेरी बेटी की शादी हो इसके साथ, ओथेलो के साथ, जबकि यही वो व्यक्ति है जो कि जिम्मेदार है। अगर ये व्यक्ति कोशिश, मतलब इनकी गड़बड़ी क्या है, ये ओथेलो को बहुत पसंद करते थे एज अ सोल्जर, एज अ ब्रेव पर्सन, ठीक है, ओथेलो को अपने घर पे रोज बुलाते थे, कहानी सुनाते थे, कहते थे अपने ब्रेवरी की कहानी सुनाओ। अब ओथेलो कहानी सुनाता रहा और डेस्डिमोना पीछे थी रूम में, वो कहानी सुनती रही। अब ये तो इंप्रेस हुए ही, लेकिन इनसे ज्यादा इंप्रेस इनकी लड़की हो गई डेस्डिमोना, और उसने कहा नहीं अब तो हम ओथेलो से शादी करके रहेंगे, ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब देखो, ओथेलो अलॉन्ग विद न्यूमरस अदर कैरेक्टर्स रिफर्स टू हिमसेल्फ एज ब्लैक, ठीक है, तो ये ब्लैक मानता है ओथेलो खुद अपने आप को, ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा कि डिफरेंट कैरेक्टर्स ओथेलो को किस नाम से या किस तरह बुला रहे हैं, ये आपके एग्जाम का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, तो आप रेडी रहेंगे, आगे बढ़ते हैं।
अब हम प्लॉट समरी से पहले, हालांकि यहाँ प्लॉट समरी है, हम जाते हैं कैरेक्टर पे, और कैरेक्टर पे बहुत ज्यादा हम अंदर नहीं जाएंगे, जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे ताकि प्लॉट समरी में हम कर सकें उनको जल्दी से। चलिए, कैरेक्टर्स में सबसे पहले ओथेलो, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। ओथेलो कौन है? ये मूर है, और अच्छी बात यह है कि ये क्रिश्चियन भी बन चुका है, तो इसलिए इसको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ये क्रिश्चियन मूर है, बहुत ही अर्नड हु हैज अर्नड अ हाई रेपुटेशन एज अ जनरल, और इसे जनरल के रूप में बहुत ही हाई रेपुटेशन मिल चुका है इन वेनेटियन आर्मी, ठीक है, जो वेनिस की आर्मी है उसमें। और अभी हाल ही में इसने मैरी किया है डेस्टिमोना से, ये तो हम स्टोरी में देखेंगे। अभी सिर्फ हमको ये पता है स्टोरी शुरू होने से पहले कि ये एक जनरल है, जैसे मैकबेथ जनरल है, मैकबेथ एंड बैंको आपके स्कॉटलैंड की आर्मी में, वैसे ये भी एक जनरल है, बहुत ही फेमस जनरल है, बिल्कुल ठीक मैकबेथ की तरह। अब देखते हैं इयागो के बारे में। इयागो कौन है? ये ओथेलो का डिसलॉयल स्टैंडर्ड बीरर है, ठीक है। स्टैंडर्ड बीरर क्या होता है? जो कि मतलब किसी सेना में या किसी रेजिडेंट में क्या करते हैं, जो उसका फ्लैग होता है, फ्लैग को ले जाने का काम करते हैं स्पेशली, ठीक है। एक बड़ा पद होता है, तो ये फ्लैग वगैरह को ले जाने का, उसे कहीं प्लांट करने का, रखने का काम इन्हीं का होता है, ठीक है। तो ये ओथेलो, और ठीक ओथेलो के नीचे काम करता था। ओथेलो का इसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट था। कौन? इयागो, ठीक है। लेकिन ये लॉयल नहीं था, ये डिसलॉयल टाइप का था। आपके सामने मतलब ऐसा पर्सन, सच में बताऊं कि ऐसा पर्सन वास्तव में मैंने नहीं देखा। यागो का कैरेक्टर बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर है। सोचिए पूरे प्ले में मतलब एक दूसरे के खिलाफ सबको उकसाता रहता है। जितने कैरेक्टर हैं, जैसे लगता है कि ये उसके हाथों की कठपुतली बन के रह गए हैं। ये जो चाहता है, जिस कैरेक्टर से जो चाहता है वो उससे करवा लेता है, और कोई इसके ऊपर शक भी नहीं करता है। इतना ज्यादा टैलेंटेड, इतना ज्यादा इसको विलेनियस टैलेंटेड दिखाया गया है, आप कह लीजिए। और इसके सामने ओथेलो के कैरेक्टर को देख लिया जाए तो बिल्कुल आप समझ लीजिए ओथेलो का कैरेक्टर बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है। तो अब क्या है? ओथेलो डिसलॉयल स्टैंडर्ड बेरर एंड द विलेन ऑफ द प्ले, प्ले का विलेन है ये, ठीक है। और ये ओथेलो पे बहुत ज्यादा नाराज है, ये जानना जरूरी है प्ले को शुरू होने से पहले, क्योंकि प्ले एकदम उसी बात पे शुरू होती है। ये ओथेलो से बहुत ज्यादा नाराज है। नाराज क्यों है? क्योंकि ओथेलो ने एक गड़बड़ी की है, कि आप गड़बड़ी कह लीजिए या सही कह लीजिए, हैं? इसके हिसाब से गलत है, यागो के हिसाब से। यागो कहता है कि ओथेलो ने मेरे साथ बहुत बड़ी वो की है, साजिश की है। बताइए कि मेरे पक्ष में कई लोग थे, चाहते थे, ये 2-3 लोग को लेके आया था कि अपनी सिफारिश में, कि नहीं हमको यागो को बनाया जाना चाहिए। क्या? अब वो पद है लेफ्टिनेंट, जैसे ओथेलो क्या है? जनरल है, मेन आदमी है, तो उसके नीचे जो उसका मतलब कहते हैं ना उप, जैसे इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर, तो उसी प्रकार से उसके नीचे का जो है वो बना दिया है उसने। किसने? माइकल कैसियो को उसने बना दिया है। यानी अपना लेफ्टिनेंट किसको बना दिया है? माइकल कैसियो को, ठीक है। और ये नहीं बन पाया, तो इसलिए बहुत ज्यादा नाराज है ओथेलो के ऊपर कि इसने मुझे क्यों नहीं बनाया, जबकि मैं एक सही पर्सन था, ठीक है। और माइकल कैसियो की बहुत बुराई करता है, उसे तो एबीसीडी नहीं आती है, वो क्या करेगा, कैसे करेगा, इस तरह से तमाम बात है, ठीक है। और इसलिए ये अब एकदम बदला लेना चाहता है, और ये चाहता है कि हम या तो लेफ्टिनेंट बन जाए या फिर ओथेलो को हम बर्बाद करके रख देंगे, ठीक है। तो पूरे उस प्ले में यही हो रहा है, ये बर्बाद करने पर लगा है। और अच्छी बात है कि बर्बाद करने में, अच्छी बात इसे नहीं कहेंगे, बुरी बात कहेंगे, लेकिन ये अपने एम में तो सफल हो जा रहा है, कि ये अपने एम में निश्चित रूप से सफल हो रहा है। ये बर्बाद करके रख देता है, जो भी इसके रास्ते में आ रहा है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसे बर्बाद होना तय है यागो के द्वारा। अगले कैरेक्टर को देखते हैं, डेस्टिमोना। डेस्टिमोना के कैरेक्टर को देखेंगे तो फिर हमें बहुत कुछ लोग शेक्सपियर के ऊपर नाराज होते हैं, कहते हैं कि भाई शेक्सपियर साहब ने क्या किया है, जितने भी लेडी कैरेक्टर बनाए उनको तो एकदम बिल्कुल पपेट बना दिया मेन के हैंड में, ठीक है। जो इनकी लेडी कैरेक्टर्स हैं वो कुछ कर ही नहीं रही हैं। हीरोइन, भाई डेस्टिमोना सी इज द हीरोइन ऑफ द प्ले, लेकिन बहुत ही इनोसेंट है। यहाँ तक कि ओथेलो जब इसके ऊपर शक करता है तो उसको अपने उसके शक को दूर करने के लिए कोई विशेष उपाय तक नहीं कर पाती है, और लास्ट में ओथेलो मार देता है, ठीक है। तो इन्होंने मतलब कोई अपनी तरफ से कोई इनके अंदर से वो करेज, या फिर वो जैसे एक बड़ा जो है कैरेक्टर निकल के आता है, क्वालिटी निकल के आता है, वैसा कुछ कर पाए नहीं है प्ले में। बहुत इनोसेंट टाइप की कैरेक्टर है, ठीक है। समाज की बुराइयों से बहुत दूर, और समझ ही नहीं पाते कि उनका हस्बैंड अब उनको मारने वाला है। हालांकि उनको शक हो जाता है, लेकिन उसके लिए कोई विशेष उपाय भी नहीं करती हैं वो, ठीक है। तो ठीक है भाई, अब क्या किया जाए। बहुत ही दुखद डेथ होता है डेस्टिमोना का प्ले के एंड में। और बताइए, ये तो फिल्मों में हमने देखा था, देखते हैं हम लोग कि किसी को तकिए से दबा के मार दिया जाए, तो डेस्टिमोना के साथ कुछ ऐसा ही डेथ होता है, फिलहाल बाद में देखते हैं। और दूसरी बात, आप सभी को पता है कि डेस्टिमोना जो है ये शादी करती हैं, लेकिन किस तरह से भाग जाती हैं, किसके साथ? प्ले की शुरुआत ही ऐसी होती है कि ये भाग जाती हैं ओथेलो के साथ, और भाग के, चूंकि इनके पिताजी कभी एग्री होने वाले नहीं थे, तो ये भाग जाती हैं और फिर भाग के ओथेलो के साथ शादी कर लेती हैं। माइकल कैसियो के बारे में आप सभी को पता ही चल चुका है। माइकल कैसियो कौन है? बहुत ही यंग है, चार्मिंग है और हैंडसम है। और यही तो प्रॉब्लम इनका जो है, चार्मिंग और यंगनेस, यही सब तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि ये बहुत ही चूंकि आप सभी को पता है कि ये क्या है भाई, लेफ्टिनेंट बना दिए गए हैं ओथेलो के, ठीक है। अब आगे प्लान करके जो है बहुत सी दिक्कतें होंगी, वो हम बाद में देखेंगे। बस अभी आप इतना समझिए कि यंग है, चार्मिंग है, हैंडसम है, और कहीं से भी किसी भी मायने में ओथेलो से बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है। ये बात अभी आपको अपने दिमाग में रखनी है प्ले की स्टोरी को समझने के लिए। अगला कैरेक्टर जो है वो देख लीजिए,
ब्राबेंसियो आप सभी को मैं पहले भी बता चुका हूँ कौन है, ये सीनेटर है वेनिस में, सीनेटर यानी एक तरह से मिनिस्टर हैं ये, ठीक है, और डेस्डिमोना के फादर हैं। बस अभी इतना ही समझिए। ये बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं जब इनकी लड़की भाग जाती है, किसके साथ, एक मूर के साथ, एक ब्लैक पर्सन के साथ। हाँ, और ये एक सबसे बड़ी चीज बार बार बोलते हैं कि इनकी लड़की इसलिए भागी है क्योंकि इसमें इनकी लड़की का कोई दोष नहीं है, वो तो बहुत इनोसेंट है। भागी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ओथेलो है, उसने अपना ब्लैक मैजिक दिखाया है, तो इनको मूर्स के प्रति बहुत ही प्रिजुडाइज है। इनको लगता है कि मूर्स जो है ब्लैक मैजिक जानते हैं, और उन्होंने ब्लैक मैजिक करके जो है उनकी बेटी को ओथेलो ने भगा लिया है, अपने कब्जे में कर लिया है। इमीलिया की बात करते हैं। इमीलिया कौन है? ये यागो की वाइफ है और डेस्डिमोना की फ्रेंड है, और साथ ही साथ डेस्डिमोना की मेड भी है, यानी डेस्डिमोना के घर में काम करती है। ड्यूक ऑफ वेनिस कौन है? ड्यूक ऑफ वेनिस को समझने की कोई जरूरत ही नहीं, ऑफिशियल अथॉरिटी ऑफ वेनिस है, ठीक है। माइनर कैरेक्टर ये इसलिए है कि इनका कोई बहुत ज्यादा प्लॉट के डेवलपमेंट में रोल नहीं है, बस इनको यूज किया गया है, ठीक है, थोड़े बहुत रोल देखे। रोडेरिगो कौन है? ये भाई एक लॉन्ग रिजेक्टेड शूटर ऑफ डेस्डिमोना है। शूटर समझ रहे हैं? तो लॉन्ग रिजेक्टेड शूटर ऑफ डेस्डिमोना है। शूटर मतलब चाहने वाला, एक तरह से दावेदार। अच्छा, ये शूटर की बात आती है तो मुझे एक और बहुत ही फेमस प्ले है शेक्सपियर का, तो याद आता है। कोई बता सकता है कोई ऐसा प्ले है जहाँ कई शूटर आते हैं उस प्ले की हीरोइन को चुनने के लिए? मर्चेंट ऑफ वेनिस एक ऐसा प्ले है जहाँ पे हीरोइन का नाम कौन है भाई? क्या है? पोर्सिया को चुनने के लिए, क्योंकि पोर्सिया के पिताजी की डेथ हो जाती है तो उनकी लड़की किसी गलत व्यक्ति के हाथों में न पड़ जाए, इसलिए एक विल बनाते हैं, और उस विल के तहत ये होता है कि 3 कैसेट होता है, यानी 3 बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर एंड लेड का, और तीनों बॉक्स में एक में बॉक्स में फोटो होता है पोर्सिया का, और कहते हैं जो कोई शूटर आएगा, यानी उसकी दावेदारी करने वाला, ठीक है, अगर वो सही बॉक्स को चुन लेता है जिसमें पोर्सिया का फोटो है तो पोर्सिया की शादी उससे हो जाएगी। अब आपके एग्जाम का क्वेश्चन बस इतना 1 मिनट के बाद से ये निकल गया कि आपके एग्जाम का क्वेश्चन ये हो सकता है कि कितने कैसेट हैं, ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में कितने कैसेट हैं? 3 कैसेट, ठीक है। कौन कौन सा? आपसे दूसरा क्वेश्चन कि कौन सा कैसेट मर्चेंट ऑफ वेनिस में नहीं है? तो 3 होगा, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड एंड लेड, यहाँ आयरन हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना गोल्ड, सिल्वर, लेड, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। पोर्सिया का फोटो किस वाले में है? किस वाले बॉक्स में पोर्सिया का फोटो है कैसेट में? ये भी लेड वाले में। बहुत अच्छी कोशिश। और इसको चुनने वाला कौन है? बसेनियो। तो आपने उस प्ले का भी कुछ बहुत छोटी सी समय में बहुत ज्यादा चीजें जान ली, ठीक है। अब बियांसा कौन है? ये बियांसा बोल लीजिए, बियांका बोल लीजिए, कौन है भाई? ये एक प्रोस्टिट्यूट है साइप्रस की, और ये जो है किसके साथ अफेक्शन बहुत ज्यादा शो करती है? कैसियो के साथ, माइकल कैसियो। आप सभी को पता है माइकल कैसियो की शादी नहीं हुई है, बहुत यंग है, स्मार्ट है, तो ये प्रोस्टिट्यूट जो है उन्हीं के साथ रहती है, उन्हीं उसके प्रति इनका मतलब उसका जो है इनके प्रति अफेक्शन है, ये बहुत ज्यादा उसको भाव नहीं देते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद लोडोविको देखते हैं। लोडोविको कौन है? ये ब्राबेंसियो के रिलेटिव हैं, और ये स्पेशली इस प्ले में काम करते हैं इमिसरी की तरह। इमिसरी क्या होता है? स्पाई होता है, नोट कर लें आप लोग, स्पाई होता है, यहाँ पे डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव। तो ये एक तरह से डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करते हैं, और जितने भी राज है उसको खोलने का काम यही करते हैं प्ले के एंड में, ठीक है। फिर उसके बाद से अगला जो कैरेक्टर है वो मोन्टाना है। तो मोन्टाना बोल लीजिए, ये गवर्नर ऑफ साइप्रस है। कब? ओथेलो के आने से पहले ये गवर्नर है, तो ओथेलो आता है तो फिर वो बन जाता है साइप्रस का गवर्नर। फिर देखिए ग्रेजियानो कौन है? ये ध्यान रखना है, ये किंग्समैन है ब्राबेंसियो के। तो ब्राबेंसियो किंग्समैन का मतलब क्या समझिए? किंग्समैन का मतलब क्या हुआ? फिलहाल स्पेशली यदि मैं रिलेशन की बात करूं तो ये आपके डेस्डिमोना जो है उसके अंकल है, तो क्या ध्यान रखना है? अंकल ऑफ डेस्डिमोना, ठीक है। फिर उसके बाद क्लाउन है। क्लाउन कहीं पे बहुत कभी आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन फिर भी जानिए ओथेलो का फूल है और सर्वेंट है। तो ये आपके जितने भी कैरेक्टर थे वो हो गए, बेसिक कैरेक्टर सारे लगभग हो गए। अब हम स्टोरी पे आते हैं और स्टोरी को खत्म करते हैं। बहुत सी चीजें जो एग्जाम में आपने पूछी हो, मैंने शुरू में ही अभी आपसे बात कर लिया, और ओथेलो से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। हाँ, फिर भी अगर एक बार स्टोरी आप सभी को क्लियर हो जाएगा तो चाहे जो क्वेश्चन पूछेगा आप बहुत आराम से कर लेंगे। तो स्टोरी को देखते हैं, प्लॉट। चलिए, तो अब आपसे पूछा जाएगा सबसे पहला कि स्टोरी कहाँ से शुरू होती है। आप सभी को पता है सेटिंग 2 प्लेस है। स्टोरी शुरू हो रहा है वेनिस से, ठीक है, साइप्रस बीच में आएगा, तो वेनिस से स्टोरी शुरू हो रहा है। और स्टोरी की शुरुआत में ही आपको 2 कैरेक्टर दिखाई देते हैं। पहला रोडेरिगो है, दूसरा कौन है? यागो, ठीक है। और ये लोग कुछ बात कर रहे हैं, ठीक है। ये रोडेरिगो स्पेशली कंप्लेन कर रहा है यागो से, क्योंकि ये यागो के ऊपर डिपेंड है किस बात के लिए। आप सभी को मैं पहले भी बता चुका हूँ, ही लव्स टू होम? ही लव्स डेस्टिमोना।
और डेस्डिमोना के घर कई बार जा भी चुका है उसको एज अ शूटर, उसको प्रपोज करने के लिए, लेकिन उसके पापा जो कि मिनिस्टर हैं उसको भगा चुके हैं तमाम बार कि तुम मेरे पास बताया करो यहाँ पे हमारी लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती और तुमसे शादी बिल्कुल नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये अब किसके ऊपर डिपेंड है, यागो के ऊपर। और यागो से कहते हैं कि भाई आपको मैंने बहुत पैसे दिए हैं, ये शुरू से यागो को खूब पैसा दिया, यागो कहता है ठीक है इतने पैसे दो हम तुम्हारा काम कराएंगे। हैं, तो यागो ने इससे बहुत पैसे लिए हैं, फिर भी जो है अब ये बहुत दुखी है। क्यों? क्योंकि जिससे शादी करना चाहता था वो तो भाग गई किसी और के साथ। तो दुखी भी है कि बताओ मैंने इतने पैसे तुम्हें दिए और हमारा क्या भला हुआ। तो ये रोड्रिगो यागो से क्या कंप्लेन करता है, डिस्पाइट द मनी ही हैज गिवन यागो टू हेल्प हिम। ठीक है, वो डेस्टिमोना को चुनने के लिए, शादी करने के लिए, सी हैज इलोप्ड विद द मूरिस जनरल ओथेलो। तो ये बहुत दुखी है। क्लियर हो चुका क्यों दुखी है? क्योंकि इसकी जो लवर है जिसको ये चाहता है वो भाग चुकी है किसके साथ, मूरिस जनरल ओथेलो के साथ। लेकिन यागो जो है बहुत चालाक आदमी है, बहुत ही इसको पुलिस बनाए रखता है पूरे प्ले में। यागो रिस्पॉन्ड्स दैट ही टू हेट्स ओथेलो, ये भी कहता मैं भी ओथेलो से बहुत नफरत करता हूँ। फॉर whom he was as a स्टैंडर्ड बियर। स्टैंडर्ड बियर में पहले भी बता चुका हूँ, जो फ्लैग को बियर करते हैं लेके जाते हैं वगैरह। फिर ओथेलो चेज कैसियो, अब चूज कैसियो, यहाँ पे चोज लिखा है, चोज का मतलब समझ रहे हैं, मतलब लेफ्टिनेंट के रूप में रादर देन यागो टू बी हिज लेफ्टिनेंट। तो लेफ्टिनेंट जब बनाना हुआ तो ओथेलो ने क्या गड़बड़ी की है, वो यागो की अपेक्षा चुना है कैसियो को, इसलिए ओथेलो ये बहुत ज्यादा नाराज है। कौन? यागो। तो यागो बताते हैं देखो रोड्रिगो सिर्फ तुम नहीं नाराज हो, मैं भी ओथेलो के ऊपर बहुत नाराज हूँ, और देखो मेरे क्या रीजन है नाराज होने के, इसलिए तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और ओथेलो चाहे भगा के लेके चला गया है लेकिन शादी तो हम तुम्ही से करवाएंगे। तो ठीक है, रोड्रिगो खुश है। अब क्या होता है, प्लान करता कहता है ऐसा काम करो, चलो चलते हैं किसके पास, क्योंकि अभी जो है डेस्टिमोना को भागे ज्यादा समय नहीं हुआ है, उसी रात में डेस्टिमोना भागी है। और ये अभी भी पता नहीं है किसको, डेस्टिमोना के फादर जो कि एक सीनेटर है, मिनिस्टर है, ब्रावेंसियो को। तो ये लोग जा रहे हैं अब ये खबर देने के लिए कि भाई देखो तुम्हारी लड़की तो बहुत बड़ी गलत काम करती है, ये तो भाग गई, वो भी ऐसे आदमी के साथ जिसे कोई पसंद नहीं करता। ठीक है, स्पेशली कोई लड़की तो अपनी नहीं देना चाहेगा। तो अब देखो, द टू मेन गो टू द होम ऑफ डेस्टिमोना's फादर, द सीनेटर ब्रावेंसियो। ठीक है, एंड राउज हिम मतलब इंस्टिगेट करना। ठीक है, विद ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज डॉटर हैविंग सेक्स विद मोर। तो ठीक है, भगा के ले गया, तो अब देखो क्या क्या करता है तुम्हारी डॉटर के साथ, इस तरह से जो है उसको भड़काते हैं। और थोड़ा सा ग्राफिक डिस्क्रिप्शन आप समझ रहे हैं, जैसे चित्र की तरह बताना, बहुत एक्सप्लेन करके। तो इस तरह से जो है पिता भी ब्रावेंसियो बहुत ही नाराज होते हैं। ब्रावेंसियो इनरेज्ड इंटरप्ट ओथेलो एज ही रिसीव्स एन अर्जेंट मैसेज फ्रॉम ड्यूक ऑफ वेनिस एंड हिज कंपनीज। ठीक है, तो अब ये क्या करते हैं, बहुत नाराज होते हैं, कहते हैं कहाँ है, चलो मुझे लेके चलो, यागो से और इनसे बोलते हैं, रोड्रिगो से। और फिर ये लोग क्या करते हैं, यागो वहां से, लेकिन यागो बहुत चालाक आदमी है, यागो वहां से बोल के निकल लेता है और ये फिर पहुंच जाता है ओथेलो के पास और उसको सारा बात बता देता है। कहता है देखो ब्रावेंसियो को पता चल गया, और जानते हो किसने बताया? रोड्रिगो ने बताया है, रोड्रिगो ने बता दिया है। और उधर रोड्रिगो ब्रावेंसियो के साथ आते हुए दिख जाता है। लेकिन उसी दौरान ओथेलो को कैसियो और कुछ लोग आते हैं और ये बताते हैं कि आपको बुलाया गया है, कहाँ पे? ड्यूक ऑफ वेनिस ने बुलाया है आपको, तो प्लीज वहां चलें। तो अब ये आते हैं, कहते हैं कि ये भी आते हैं, कहते हैं कि तुमको ओथेलो मैं तुमको गिरफ्तार करता हूँ, तुमने बहुत गलत काम किया है, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तो कहते हैं आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल निर्भीक रहते हैं, कहते हैं मैं खुद चल रहा हूँ ड्यूक के पास। तो अब देखिए ओथेलो जाते हैं ड्यूक के पास। अब क्या होता है, अब क्या होता है कि ओथेलो जाते हैं ड्यूक के पास और ब्रावेंसियो भी जाते हैं। और अब देखिए वहां क्या होता है, ओथेलो सी द ड्यूक इन फ्रंट ऑफ द ड्यूक, ब्रावेंसियो एक्यूजेस ओथेलो ऑफ हैविंग यूज्ड मैजिक। यहां ध्यान दीजिएगा, ब्रावेंसियो का क्या एक्यूसेशन है, क्या एक्यूज ये कर रहे हैं, ये कहते हैं कि ओथेलो ने क्या यूज किया है, मैजिक का यूज किया है। और किस लिए मैजिक का यूज किया है? टू सेड्यूस डेस्टिमोना, डेस्टिमोना को अपने बिल्कुल जाल में फंसाने के लिए इन्होंने मैजिक का यूज किया है। ओथेलो रिस्पॉन्ड करते हैं, ये कहते हैं इट वाज द स्टोरी जहां पे हिज एक्साइटिंग लाइफ हिस्ट्री एंड मिलिट्री ब्रेवरी दैट वन डेस्टिमोना। और ये क्लियर यहां कर देते हैं कि सर ये जो बात बोल रहे हैं पूरी तरह से गलत है, बिल्कुल भी मैंने डेस्टिमोना को नहीं किया है, अपनी जाल में किसी प्रकार से नहीं फंसाया है। ये तो मेरी स्टोरीज हैं ब्रेवरी की, जिसकी वजह से जो है वो इंप्रेस होकर उसने मुझसे शादी करने के लिए बोला और हमने उससे शादी की है। ठीक है, और आपको बताऊं यहाँ लिखा नहीं है ये बात, लेकिन ड्यूक भी इस बात को मानते हैं कि अगर मैंने भी शायद अगर ये काम किया होता, यानी मेरे पास स्टोरी सुनाई होती तो मेरी भी लड़की होती तो शायद वो भी यही करती। तो ठीक है, तो अब ड्यूक इस बात से बहुत ज्यादा नाराज नहीं है, उनको लगता है ओथेलो ने कोई गलत काम नहीं किया है। लेकिन एक काम करते हैं, ये कहते हैं ये बात तो पता कर लेते हैं डेस्टिमोना से भी, भाई डेस्टिमोना क्या कहती है। तो व्हेन समन्ड, डेस्टिमोना को बुलाया जाता है, डेस्टिमोना सपोर्ट्स ओथेलोज स्टोरी, और वही बात ठीक डेस्टिमोना भी बोलती है, कहते हैं यस आई एम नॉट being spelled by the magic of Othello, I am impressed by his bravery। ठीक है, तो ये एकदम क्लियर कर देती है। अब तो भाई ड्यूक ने कह दिया ठीक है, अब तो इनकी शादी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद ब्रावेंसियो को क्या होना पड़ता है, चाहे गुस्सा के चाहे प्यार से, ठीक है, ग्रजिंगली ब्लेसेस द न्यूली वेड्स। और फिर इस तरह वो ब्लेस करते हैं, लेकिन बहुत खुश नहीं रहते हैं, रिसेंटफुल रहते हैं, लेकिन उन्हें ब्लेस करना पड़ता है। द ड्यूक देन सेंड्स ओथेलो टू लीड अ फ्लीट ऑफ वेनेटियन टू डिफेंड। और फिर उसके बाद ड्यूक जो है ओथेलो को भेज देते हैं कहाँ पे, जो वेनेटियन की फ्लीट का मतलब जानते हैं क्या होता है, नवल आर्मी। लिख लीजिए आप लोग, नवल आर्मी।
ठीक है, जो ऐसी आर्मी जो शिप के साथ जाती है और जो है मतलब एक तरह से जो पानी में वार होता है समुद्रों में, ठीक है, दूसरी कंट्री जो आती है उसके जो फोर्स होते हैं, तो नवल आर्मी के साथ ये जाते हैं कहाँ पे अटैक करने के लिए। किसको? क्योंकि अभी पता चला है कि जो टर्किश लोग हैं, ठीक है, जो तुर्क के लोग हैं वो आक्रमण करने वाले हैं साइप्रस पे, और आगे देखते हैं वहीं पे क्लियर हो जाएगा। तो भाई इनको ओथेलो को क्यों जाना पड़ा फ्लीट के साथ, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये साइप्रस जाएंगे। अब जो आपकी स्टोरी है, जो सेटिंग है, वो साइप्रस में आ जाएगी। साइप्रस में हुआ क्या है कि अचानक साइप्रस पे वार करने का प्लान बना लिया है किसने? टर्किश, ठीक है, जो टर्किश आर्मी है, टर्किश फ्लीट है, उसने आक्रमण करने का प्लान बनाया है और वो आक्रमण करने वाली है। ये बात पता चल गया है ड्यूक को, और इसलिए ड्यूक अपने सबसे ही कह लीजिए कि जो योग्य हैं जनरल, उनको भेज रहे हैं, और वो हैं ओथेलो कि जाओ आप और जाके वहां पे कमान संभालो और टर्किश को, जो तुर्क की आर्मी, उसको भगा दो। लेकिन ओथेलो क्या है, अभी उनकी न्यूली शादी हुई है और वो कहते हैं कि भाई अकेले जाओ, तो ओथेलो कहते हैं नहीं नहीं, अकेले तो नहीं जाएंगे भाई, हमारी शादी हुई है, हमारी वाइफ को भी साथ में भेजिए। और भी इनके दोस्त लोग सपोर्ट करते हैं। तो इस प्रकार से ये ठीक है भाई, अपनी वाइफ को भी लेके जाना, लेकिन अभी जाना जरूरी, इसलिए अभी आप निकल जाओ, तो बाद में आपकी वाइफ चली जाएंगी। तो फिर क्या होता है कि ये यागो से कहते हैं ठीक है भाई मैं जा रहा हूं, आप कल मेरी वाइफ को लेकर मुझसे मिलिएगा। तो ठीक है। अब डेस्टिमोना अकम्पनीज हिम, यागो रियश्योर्स रोड्रिगो दैट ही विल स्टिल विन डेस्टिमोना इन द एंड, ठीक है। लेकिन यागो बहुत चालाक आदमी है, रोड्रिगो से इनको पैसे लेते रहना है और उसको बेवकूफ बनाए रखना है। तो ये कहते हैं ठीक है भाई परेशान मत हो, चाहे अभी ओथेलो की शादी हो गई है लीगली, लेकिन आप ये मान के चलो कि अंत में तो डेस्टिमोना आप ही को मिलने वाली है। देन प्राइवेटली एडमिट्स, और उसके बाद ये साइड में आते हैं। साइड आप सभी को पता है ना भाई, साइड क्या होता है, जितने भी प्ले हैं ओथेलो के, तो उसमें साइड का बहुत यूज हुआ है। ये साइड क्या है, एक तरह से ये ड्रामेटिक डिवाइसेस है, ठीक है, ड्रामेटिक डिवाइस है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एनीवन फ्रॉम द ग्रुप यस यस हु इज टेलिंग, यस स्पीक रिपीट, क्या बोला भाई, एनीवन एल्स, वन पर्सन स्पीक्स, हाँ किससे बोलता है, कोई पर्सन बोलता है तो तो सालिलोक्वी क्या होगा फिर सालिलोक्वी क्या होगा। हाँ, अब ध्यान दो यहाँ पे, देखो एसाइड क्या होता है ना, एसाइड जरूरी नहीं, देखो एसाइड अपने आप से बोलेगा पर्सन, ये सही बात आपने बोला, लेकिन वहां पे हो सकता है जब वो एसाइड का यूज करे तो दूसरे भी करेक्टर हों, लेकिन वो क्या करेगा, वो अपने आप से बोलेगा, ठीक है, और इस तरह से बोलेगा कि कोई दूसरा उसको सुन ना पाए, ये होता है साइड। और सालिलोक्वी क्या होता है, इसमें क्या होता है कि और कोई नहीं है, सिर्फ वो अकेले है और वो बातें कर रहा है, चाहे अपने आप से बात करे या किसी और से बात करे, हाँ, लेकिन वो उस समय सिर्फ वही होगा अकेले। किसी और से बात करने का मतलब कि मतलब किसी स्टेचू से बात कर सकता है, कोई नॉन लिविंग बीइंग से बात कर सकता है, ठीक है। जैसे कि आप शाहरुख खान की कुछ मूवीज देखेंगे तो आप देखेंगे शाहरुख खान लगभग हर मूवीज में अपने जो है जितनी भी इनकी फेमस मूवीज हैं, आप देखेंगे कि उस मूवी के दौरान ये किसी न किसी एक स्टेचू से बात करते हैं, ठीक है। तो जो वो वाली स्पीच होगी जिसमें कोई नहीं है, तो सालिलोक्वी होगी। और साइड क्या होगा, जैसे आज आप लोग कॉमेडीज देखते हैं तो हाँ, टॉक टू हिमसेल्फ, तो ठीक है। तो दोनों में अब साइड वाले केस में जैसे आजकल आप मूवीज देखते हैं, कॉमेडीज वगैरह, तो देखते हैं कि अचानक करेक्टर बीच बीच में बोला करता है और वो धीरे से बोलता है, इस तरह से बोलता है कोई दूसरा सुन नहीं पा रहा है। तो ये चीज है, तो ये ठीक है। फिर तो ये दोनों चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे साइड ये क्या करते हैं, अपने आप को अलग लेके जाते हैं, यानी एक तरह से साइड में अपने आप से एडमिट करते हैं और ये क्या दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि ही जस्ट यूजिंग रोड्रिगो फॉर मनी व्हाइल ही प्लॉट्स हिज ओन रिवेंज। ये क्लियर एकदम कर देते हैं शुरू में ही कि ये रोड्रिगो को केवल मनी के लिए यूज कर रहे हैं और इनका कोई विशेष पर्पज नहीं है उसकी हेल्प वगैरह करना, ये तो सिर्फ अपने रिवेंज लेने के लिए सारा चीज कर रहे हैं, ठीक है। तो इतनी बात अभी तक प्ले में क्लियर हो चुकी है भाई सभी को। एनी डाउट टू एनीवन? आवाज क्लियर है सभी को ना, कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? नहीं सर, क्लियर है। हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन द वेनेटियंस अराइव इन साइप्रस, ठीक है, जो वेनिस की आर्मी वो साइप्रस में आ चुकी है। द गवर्नर मोन्टेनो रिपोर्ट दैट अ स्टॉर्म एट सी हैज ड्राउन्ड द टर्किश फ्लीट। यानी ये आपको पता चल गया कि जो स्टॉर्म है, सी में स्टॉर्म आया है, उसने क्या किया, जो टर्किश फ्लीट है यानी जो तुर्क की नवल आर्मी थी उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, वो ड्राउंड हुए हैं। तो इसका मतलब अब कोई डर नहीं, एलिमिनेटिंग द मिलिट्री थ्रेट, अब इस प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है, यानी बिना लड़ाई लड़े ये लोग जीत गए। यागो क्विकली हैचेज अ प्लान टू मेक ओथेलो बिलीव दैट डेस्टिमोना हैज बीन अनफेथफुल टू हिम एंड आइदर कैसियो और रोड्रिगो। अब यागो जो है इसको मौका मिल जाता है, क्योंकि अब तो युद्ध होना नहीं है, खाली है, तो ये तुरंत धीरे से ओथेलो को बताता है कि भाई देखो डेस्टिमोना तो आपके प्रति अनफेथफुल है और ये किससे ज्यादा इसका किसके कुछ अफेयर चल रहा है। कह रहा है मुझे कंफर्म तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि या तो कैसियो या फिर रोड्रिगो से इसका जरूर अफेयर है। और रोड्रिगो से अफेयर होने का पूरा चांस ये हो सकता है क्योंकि भाई रोड्रिगो उसके घर पे हमेशा जाता था।
तो ये भी हो सकता है। कैसियो से इसलिए हो सकता है क्योंकि कैसियो बहुत स्मार्ट है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी ये धीरे धीरे उसके जेलस की फीलिंग जो है, जेलसी की डाल रहा है। दैट नाइट वाइल ओथेलो एंड डेस्डेमोना गो टू बेड टू कंजुमेट देयर मैरिज, Iago succeeds in getting Cassio drunk. He then goads Roderigo into provoking Cassio, starting a brawl. Disgusted Othello demotes Cassio. ध्यान दीजिए, अब यहाँ क्या होता है, ये बहुत चालाक आदमी है Iago। इसने क्या किया, थोड़ा सा माइंड में डाल दिया कि देखो कैसियो भाई गड़बड़ आदमी है, कैसियो रोडेरिगो ये सब तुम्हारी वाइफ पे डोरे डाल रहे हैं, तुम्हारी वाइफ बहुत ही सुंदर है और दिक्कत हो सकता है, यहाँ हो सकता है कहीं इन दोनों से अफेयर ना हो जाए, या हो रहा होगा, तुम्हें क्या हो सकता है। तो अब क्या हुआ कि जो ओथेलो है अब थोड़ा सा इसके माइंड में है, और फिर इसी दौरान क्या हुआ कि इसने जानबूझ के कैसियो को खूब ज्यादा जो है बातचीत के दौरान उसको ड्रिंक करा दिया। अब कैसियो अपने होशो हवास में नहीं है, और इसी दौरान गोड का मतलब होता है इंस्टिगेट, ठीक है, इनकरेज। ये रोड्रिगो को इनकरेज करते हैं कि अब तुम काम करो, देखो ये दारू पी लिया है, बहुत ज्यादा इसने ड्रंक कर लिया है, लिक्वर ले लिया है, तो अब तुम क्या करो, इसको प्रोवोक करो, इसको कुछ ऐसी बात बोलो ताकि ये तुमसे झगड़े, लड़ाई करे, और जब लड़ाई करेगा तो फिर ओथेलो आएगा और इसको इसके पद से हटा देगा। तो उसके बाद से रोड्रिगो जाता है, भड़काता है कैसियो को, कैसियो तुरंत उसमें आ जाता है, और फिर उन दोनों के बीच ब्राल, ब्राल का मतलब होता है फाइट, ठीक है, ऐसी फाइट जिसमें बहुत ज्यादा चिल्लाने की आवाज है, ये सब चीजें, ठीक है, बहुत ज्यादा नॉइस हो, तो तभी एक फाइट स्टार्ट हो जाती है, दोनों खूब चिल्ला के लड़ने लगते हैं, ठीक है। और फिर इससे क्या हो जाता है, तभी ओथेलो को पता चलता है, ओथेलो जो है भाई मतलब आराम करना चाहते थे, लेकिन तभी इस तरह की आवाज सुनते हैं तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, डिस्गस्टेड, एंड ओथेलो डिमोट्स कैसियो। और जब आते हैं तो देखते हैं कैसियो भाई ड्रंकन है, और यहाँ पे इस चीज का फायदा उठाते हैं। यागो कहते हैं सर मैंने इसे बहुत बार मना किया कि तुम मत पियो, लेकिन ये पीता गया, और देखिए इसने क्या कर दिया, और इस प्रकार कैसियो को उसके पद से हटा दिया जाता है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ओथेलो अपने एक प्लान में पूरी तरह से सफल हो गया। वो चाहता था कि कैसियो को लेफ्टिनेंट पद से हटा दिया जाए, और कैसियो को लेफ्टिनेंट पद से हटा दिया गया। तो ठीक है, इतना हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। मीनवाइल Iago convinces Desdemona to try to get Othello to रेइनस्टेट कैसियो। रेइनस्टेट का मतलब क्या होता है, एनीवन? रेइनस्टेट का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति रिस्टोर करना, जैसे जो पहले पोजीशन है, प्रीवियस पोजीशन, उसको फिर से रिस्टोर करना। तो Iago कन्विंस करता है डेस्डेमोना से जाके क्या बोलता है, देखो मैम ये जो कैसियो आप तो जानते हो कितना स्मार्ट है, कितना सही आदमी है, अपने काम को कितने अच्छे तरीके से करता है, इस बात से आप एग्री करते हो कि नहीं? तो डेस्डेमोना ने कहा यस आई एग्री। तो कहता तब बताइए, ओथेलो ने गुस्से में आके उसको उसके पद से हटा दिया, तो आपको हेल्प करना चाहिए कैसियो को, ठीक है। तो इस प्रकार से वो कैसियो के प्रति डेस्डेमोना के मन में थोड़े से मर्सी वाले इमोशन डालता है कि ये ओथेलो से रिक्वेस्ट करे कि कैसियो को फिर से उसके पद को वापस कर दिया जाए, ठीक है। और इधर ओथेलो को पहले ही बता चुका है कि कैसियो से जो है थोड़ा बहुत रिलेशनशिप रहा है किसका, डेस्डेमोना का। तो अब ये पूरी तरह से अपने चाल में कामयाब होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। Iago then uses Desdemona's request that he is merciful to Cassio to make Othello suspect that Desdemona is cheating on him with Cassio, ठीक है। और इस तरह से उधर जब वो रिक्वेस्ट करती है, और Iago को तो सब पता ही है, तो बताता है कि देखो ये जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसका मतलब कि जरूर इनका कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है, और ये चाह रही है कि इसका लवर जो है ऊंचे पद पर रहे हमेशा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं फास्ट। स्क्रीन पे आप लोग देखेंगे तो ओथेलो टेक्स द बेट मतलब इस चांस को लेता है ओथेलो, रिपीटेडली प्रेजिंग Iago फॉर हिज ऑनेस्टी। और ओथेलो बहुत खुश है कि चलो देखो कम से कम Iago एक ऐसा पर्सन है जो कम से कम उसके हर समय उसके साथ में है, ठीक है, और उसकी बहुत तारीफ करता है, उसको ऑनेस्ट बताता है, उसको ट्रू बताता है। ध्यान रखना कि Iago कभी भी ओथेलो किसी प्ले में कभी भी, जब तक एकदम लास्ट सीन नहीं आ जाता है, जब तक वो डेस्डेमोना को मार नहीं देता है, तब तक, यहां तक कि उसके मारने के बाद भी वो ओथेलो को हमेशा लॉयल, ऑनेस्ट एंड ट्रू बताता है, ठीक है। ये है आपका पावर, बिलेनी का पावर है Iago का। लेटर व्हेन डेस्डेमोना एक्सीडेंटली ड्रॉप्स अ हैंडकरचीफ that Othello had given to her as a love token, Emilia gives it to Iago, who had long asked her to steal it for him. Iago then plants it in Cassio's room. अब उसके बाद क्या होता है, डेस्डेमोना जो है गलती से उसका जो हैंडकरचीफ है, एक हैंडकरचीफ है जिसे ओथेलो ने उसे दिया है एज अ लव टोकन, ठीक है, मोमेंटो के रूप में। जिस दिन इनका मतलब शादी का पहला दिन था, तो भाई ओथेलो ने प्यार के रूप में कहा कि देखो ये हैंडकरचीफ है जो मेरी दादी ने मेरे को दिया था, और ये फुल ऑफ मैजिक है, इसे प्लीज अपने पास आप रखना, ये मेरे लव टोकन है, और इसे बहुत ही संभाल के रखना, ठीक है। इमिलिया रख लेती है, उसे क्या पता था कि अब देखो भाई यही है ट्रेडिशन का फर्क, जब दो अलग अलग ट्रेडिशन के लोग एक दूसरे से शादी करते हैं तो कई बार एक व्यक्ति के इमोशन को दूसरा व्यक्ति नहीं समझ पाता। तो ये हैंडकरचीफ को लेकर उतना सीरियस नहीं रहती है, लेकिन हाँ ये लगता है कि नहीं हस्बैंड ने दिया है तो इसको हमें सेफ रखना है, ठीक है। अब इमिलिया जो है उसी दौरान जब हैंडकरचीफ कहीं गिर जाता है तो इमिलिया उसे पाती है और ये Iago को दे देती है, क्योंकि Iago इसे कई दिनों से बार बार बोल रहा था तुम काम करो, हैंडकरचीफ चुरा के मुझे दे दो, मुझे काम है। और फिर उसके बाद Iago क्या करता है, उस हैंडकरचीफ को रख देता है कैसियो के रूम में, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है। ओथेलो अपसेट
अब ये बता चुका रहता है, ये कहता है, वो यागो पहले बता चुका रहता है कि अगर वास्तव में आपको अपनी पत्नी से वो है तो भाई आप उससे पूछिए उसका हैंडकरचीफ कहाँ है, अगर लॉयल्टी पे पूरा भरोसा है तो। अब देखिए ओथेलो क्या करता है। ओथेलो अपसेट डिमांड्स दैट यागो शो हिम प्रूफ ऑफ डेस्डिमोनाज इनफिडेलिटी। वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम यागो बार बार बोल रहे हो तो मुझे बताओ कि मेरी डेस्डिमोना कैसे इनफिडेल है, कैसे मेरे प्रति डिसलॉयल है, ठीक है, कैसे तो भाई बताओ, मुझे कोई बताओ, कैसे मैं जानूं, कैसे मैं विश्वास करूं तुम्हारी बातों पे 100%। तो यागो कहते हैं कि ही हैज हर्ड कैसियो फैंटेसाइज ल्यूडली अबाउट डेस्डिमोना इन हिज स्लीप। ये तो बहुत ही गड़बड़ बात बोल दिया। अब ये कह रहे हैं, ल्यूडली का मतलब समझिए, ल्यूड मतलब होता है वल्गर, तो ल्यूडली मतलब समझ सकते हैं वल्गर के रूप में। तो यागो कहते हैं कि देखो मैं तो इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि कैसियो को मैंने सुना है कल्पना करते हुए बहुत ही वल्गर रूप से डेस्डिमोना के बारे में। जब वो रात में सोया हुआ था तो बहुत वल्गर चीजें बातें कर रहा था, या वल्गर तरीके से डेस्डिमोना का नाम ले रहा था, सारी चीजें। दूसरा चीज, दैट ही हैज सीन कैसियो वाइप हिज माउथ विद डेस्डिमोनाज हैंडकरचीफ। और यहां तक कि दूसरा एक प्रमाण यह है कि जो कैसियो है, मैंने उसको देखा कि जो आपने रुमाल दिया था डेस्डिमोना को, ठीक है, वो रुमाल जो है वो किसके पास है, कैसियो के पास है, और वो उस रुमाल से अपने मुंह को पोंछ रहा था। तो ये दो बहुत बड़ी बड़ी चीजें इसने बता दिया, ठीक है। अब इससे क्या होगा, अब तो ये बहुत गुस्से में आ जाएंगे। कौन? ओथेलो। देखते हैं ओथेलो अब क्या करते हैं। ओथेलो प्रमोट्स यागो टू द स्टेटस ऑफ लेफ्टिनेंट। ओथेलो तुरंत प्रमोट कर देते हैं यागो को लेफ्टिनेंट के स्टेटस पे, एंड ऑर्डर्स हिम टू किल कैसियो विद इन 3 days। और उसको बोलते हैं कि तुम एक काम करो, कैसियो को 3 दिन के अंदर मार दो। अब मुझे बिल्कुल भी कैसियो मेरी आंखों के सामने नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आपको पता चल रहा है, यहाँ पे ये पता चल रहा है कि पूरी तरह से कन्विंस्ड हो चुके हैं। कौन? ओथेलो। जो भी इनको बताया जा रहा है यागो के द्वारा, और यागो ने इनको सारी चीजें दिखा भी दिया, तो वो जो प्लान बना रहा है उस प्लान में पूरी तरह से ओथेलो फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत ट्रस्ट भी कर रहे हैं। ओथेलो देन गोज टू डेस्डिमोनाज रूम एंड आस्क हर फॉर द हैंडकरचीफ। अब चूंकि इनको पता है हैंडकरचीफ तो है नहीं डेस्डिमोना के पास, ये जाते हैं और पूछते हैं भाई मेरा हैंडकरचीफ कहाँ है जो मैंने तुम्हें दिया था। डेस्डिमोना हु हैड बीन सर्चिंग फॉर द हैंडकरचीफ, और डेस्डिमोना इधर खुद हैंडकरचीफ को सर्च कर रही है, एडमिट्स शी कांट फाइंड इट, और बताती है कि मैं बिल्कुल भी उसे पा नहीं रही हूं, मुझे खुद नहीं पता चल रहा है कहां चला गया। ओथेलो स्टॉर्म्स ऑफ, और ओथेलो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और तुरंत वहां से चला जाता है। अब उसे पता चल जाता है कि मेरी पत्नी बिल्कुल ही जो है, इसने एक तो मतलब गड़बड़ी की है कि दिया है कैसियो को और ये बता भी नहीं रही है। इसका मतलब कि ये जरूर पक्का जो है इसका रिलेशनशिप है। मीनवाइल कैसियोज मिस्ट्रेस, कैसियो की एक मिस्ट्रेस है, मैंने बताया, जिसका नाम क्या बताओ, कैसियो के मिस्ट्रेस का क्या नाम है फ्रॉम द ग्रुप? बियांका। तो कैसियो के मिस्ट्रेस बियांका है, ये आती है और कैसियो क्या करता है, उससे कहता है कि देखो ये हैंडकरचीफ रखो, ये बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, और तुम इसी तरह एक हैंडकरचीफ मुझे बना के दे दो, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कॉपी करने के लिए नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उससे बोलता है कि तुम देखो इसी तरह का एक हैंडकरचीफ मुझे मिला है, तुम बना के दे दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत दिक्कत होने वाली है भाई। हैंडकरचीफ कैसियो ने दे दिया किसी तीसरे पर्सन को, अब देखिए क्या होता है। बहुत थोड़ी स्टोरी बची है, तो प्लीज आप लोग पेशेंस रखेंगे और ध्यान से सुनेंगे, स्क्रीन पे ध्यान देंगे। इयागो कंटिन्यूज टू स्पर ओथेलो जेलसी। स्पर मतलब अच्छी तरह ध्यान रखना, एंटोनिम सिनोनिम में बहुत बार पूछा जा चुका है। स्पर का मतलब टू एराउज, ओके, टू एराइज या फिर राउज या फिर इंस्टिगेट या टू इंक्रीज, ठीक है, या टू प्रोवोक। प्रोवोक मतलब किसी चीज को बढ़ाना, ठीक है। तो ये लगातार प्रोवोक करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं क्या, ओथेलो की जेलसी को। व्हेन ही रिपोर्ट्स दैट कैसियो हैज एडमिटेड। अब ये देखा कि अभी तक तो भाई ओथेलो जान से नहीं मार रहा है, केवल गुस्से में आके चला जा रहा है, तो अभी ये बिल्कुल इसका जी भरा नहीं है। ये एक्चुअली ओथेलो के अंदर इतनी ज्यादा जेलसी भर देना चाह रहा है, इतनी ज्यादा। किसी का माइक ऑन है, काइंडली म्यूट योर माइक, अपने माइक को ऑफ करें भाई। तो अब ये क्या करता है, कहता है ओथेलो तो ऐसे हत्या नहीं करेगा, कुछ और ज्यादा करना पड़ेगा। तो अब ये और आ गया। पहले इसने कहा कि वो स्लीप में कुछ उल्टा सीधा वल्गर चीजें जो है सोच रहा था या बोल रहा था, अभी तक केवल सोचने पे था। अब ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा ही रिपोर्ट्स इज दैट कैसियो हैज एडमिटेड टू स्लीपिंग विद डेस्टिमोना। बहुत ही भयंकर आरोप लगा दिया। इसने कहा कि कैसियो जो है उसने तो ये भी मुझसे एडमिट कर लिया कि वो डेस्टिमोना के साथ स्लीप कर चुका है, उसके साथ समय बिता चुका है, बिल्कुल एज अ हस्बैंड, ठीक है। तो अब ओथेलो तो अब ये सुनते ही उसको क्या हो जाता है, ये थोड़ा हंसी भी आती है मुझे सुन के कि ये कैसा हीरो है भाई, हाँ। लेकिन अगर उसकी सिचुएशन में रखा जाए तो लगता है सही हो सकता है। उसको एपिलेप्टिक फिट आ जाता है, ठीक है। तो एपिलेप्टिक फिट आप सभी को पता है, मिर्गी। हाँ, उसे मिर्गी का दौरा आ जाता है। और आप सभी को पता है मिर्गी के दौरे में क्या होता है, तुरंत आदमी बेहोश हो जाता है। तो इसे तुरंत मिर्गी का दौरा आ जाता है और ये कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है, ठीक है। यानी ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। आप ये भी कह लीजिए कि ये ओथेलो, ये इसका डेस्टिमोना के प्रति इतना ज्यादा लव है कि उस लव की वजह से बिल्कुल भी उसके बारे में इस लेवल की बात सुनता है तो इसे बहुत ही दुख होता है। और ये दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और इसे तुरंत जो है फिट आ जाता है, ठीक है।
अब देखो, अभी यागो का मन नहीं भरा है। अब जैसे ये कांसस में आएगा तो इसने जो आप पहला प्लान किया था और वो उसमें सफल हो गया। एक और प्लान किया था कि जब ये हैंडकरचिप अगर कैसियो किसी को देगा तो उसका भी रोल कुछ आएगा। तो वो यहाँ पे आ रहा है। यागो क्या करता है, वो थेलो से कहता है कि काम करो, आप पीछे छुप जाओ और एक काम करते हैं, 100% पता कर ही लेते हैं कि कैसियो डेस्टिमोना के बारे में क्या सोचता है और क्या है सच्चाई। तो कहता है आप एक काम करो, आप दूरी पे थोड़ा रहो और छुपे रहना, और मैं अभी कैसियो आता है तो मैं उससे बात करता हूं कि वो डेस्टिमोना के बारे में क्या बोलता है और कैसी सोचे। अगर आप उसके चेहरे पे मुस्कुराहट देखना तो समझ जाना कि वो जो है वास्तव में डेस्टिमोना को प्यार करता है और उसके साथ सारी बातें जो मैंने बताई है सही है, और अगर न करे तो समझ जाना कि गलत है। तो इस तरह वो ओथेलो से बोलता है, और इतना चालाक आदमी ओथेलो तो दूरी पे है। ये क्या करता है, कैसे ये क्वेश्चन करता है कैसियो से अबाउट नहीं, आगे अभी तो ये बोलता है कि मैं क्वेश्चन करूंगा। इनफैक्ट ही आस्क कैसियो अबाउट बियांका। और ये क्या करता है, जब कैसियो आता है तो उससे बियांका के बारे में प्रश्न पूछता है, और जब बियांका के बारे में प्रश्न पूछेगा तो आप सभी को पता है कि बियांका तो उसकी मिस्ट्रेस है, ठीक है। तो वो उसके बारे में हंस के जवाब देता है, काजिंग कैसियो टू लाफ, क्योंकि कैसियो उसको बहुत सीरियस नहीं लेता है। तो जब वो बियांका के बारे में बात करता है तो वो हंस देता है उस पर, और जब हंस देता है तो ये बात दूरी से कौन देख रहा है इस चीज को, ओथेलो। तब ओथेलो को क्या लगेगा भाई, ओथेलो को क्या लगेगा, ओथेलो तो भैया बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। ओथेलो ग्रोज इंक्रीजिंगली फ्यूरियस, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। एंड देन बियांका शोज अप, और तभी बियांका भी वहां आ जाती है। शोज अप का मतलब अराइव्स होता है, ठीक है। तभी बियांका वहां आ जाती है एंड थ्रोज डेस्टिमोनाज हैंडकरचिप एट कैसियो, और तुरंत डेस्टिमोना के हैंडकरचिप को कैसियो के ऊपर दे मारती है और कहती है कि एक्यूजिंग हिम ऑफ हैविंग इट फ्रॉम अनदर होर, और कहती है कि ये तुम किसी दूसरे प्रोस्टिट्यूट से तुमको मिला, यानी तुम्हारा संबंध मेरे अलावा किसी और भी प्रोस्टिट्यूट से है, तुम्हारी कोई और भी मिस्टेक है, तुमने उसका रुमाल मुझे दे दिया है, ठीक है। और गुस्सा करते हैं उसके ऊपर, और ये चीज दूर से कौन देख रहा है, ओथेलो। अब वो बहुत गुस्से में, बताओ मेरे रुमाल का जो मैंने इतने प्यार से दिया था उसका ये हद हो गई है, एक प्रोस्टिट्यूट को दिया जा रहा हो, प्रोस्टिट्यूट भी उसकी कोई इज्जत नहीं कर रही है, फेंक दे रही है, ठीक है। और दूसरा तो एक चीज देख ही लिया कि किस तरह से जो है वो तो सोच रहा है डेस्टिमोना के बारे में बात किया योगो ने, और योगो और कैसियो हंस रहा है, इसका मतलब इसका संबंध पक्का है। आफ्टर कैसियो एंड बियांका लीव, यागो इजिली परसुएड ओथेलो टू किल डेस्टिमोना। अब यागो समझ चुका है कि यह सही समय है कि हम वार करें, अब अंतिम जो है डंके पे चोट लगाएं। और इन्होंने कहा कि एक काम करो, देखो अब तो इतना बात आपको इतनी एग्जाम्पल मैं दे चुका हूं कि डेस्टिमोना आपके प्रति बिल्कुल भी लायल नहीं है, और ऐसे व्यक्ति को इस जीवन में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है, उसको खत्म कर दिया जाना चाहिए। और उसके बाद वो उसको उकसाता है, और ये ओथेलो साहब जो है रेडी हो जाते हैं। यागो तो अब ये ओथेलो बोलते हैं ठीक है मैं तो डेस्टिमोना को मार दूंगा, लेकिन ये कैसियो भी तो दुष्ट है, इसको क्या किया जाएगा। तो ये कहते हैं आप कैसियो की चिंता ना करिए, उसको मैं संभाल लूंगा, मैं उसको इधर मार दूंगा। ही देन कन्विंसेस रोडेरिगो दैट इफ कैसियो वर टू डाई, ओथेलो वुड हैव टू रिमेन इन साइप्रस, लीविंग डेस्टिमोना इन वेनिस फॉर रोडेरिगो। अब इसी दौरान ये क्या करता है, ये खुद नहीं मार, ये कहता है रोडेरिगो से कि काम करो रोडेरिगो, तुम कैसियो को अगर मार देते हो, तुम कोशिश करो कैसियो को मारने का, अगर तुम कैसियो को मार दोगे तो ओथेला को यहाँ पे ओथेलो को साइप्रस में रहना पड़ेगा, क्योंकि वो लेफ्टिनेंट है, लेफ्टिनेंट मर गया तो किसी को तो रहना पड़ेगा साइप्रस में। इससे क्या हो जाएगा, डेस्टिमोना वेनिस में रहेगी और फिर वो तुमसे शादी कर लेगी। तो तुम एक काम करो, तुम कैसियो को किसी तरह से रास्ते से हटाओ। यागो इंस्ट्रक्ट रोडेरिगो टू वेट आउटसाइड बियांका हाउस दैट नाइट एंड किल कैसियो व्हेन ही लीव्स। और फिर उसके बाद यागो जो है इंस्ट्रक्ट करता है रोडेरिगो को कि तुम एक काम करो, बियांका के हाउस के बाहर खड़े रहो, क्योंकि वहीं कैसियो जाता है, और जैसे वो रात में बाहर निकलेगा उसको मार देना, ठीक है। दैट नाइट यागो सेट्स रोडेरिगो अप टू किल कैसियो एज प्लान, ठीक है। व्हेन कैसियो एग्जिस्ट बियांकाज हाउस, रोडेरिगो अटैक्स हिम, रोडेरिगो उसके ऊपर अटैक कर देता है। बोथ आर वुंडेड, और इससे क्या हो जाता है, जब रोडेरिगो अटैक करता है तो कैसियो भी अटैक करता है, इससे क्या हो जाता है, दोनों वुंडेड हो जाते हैं, ठीक है। Overhearing Rodrigo cries for help, Othello believes that Cassio is dead and impressed by Iago's loyalty। और ये जैसे आपको पता है यहाँ पे आवाज होती है चिल्लाने की, ठीक है। तो ये पता चलता है यागो को, ये ओथेलो को ये लगता है कि यागो ने जो वादा किया था कि हम 3 दिन में मार देंगे कैसियो को, लग रहा है वो अपने वादे में सफल हुआ है, और बहुत खुश होता है कि यागो ने अपनी लॉयल्टी को प्रूव किया है कैसियो को मार के। उन्हें लगता है कैसियो की डेथ हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। पूरी स्टोरी को एक दिन में बताना भी बहुत ही मुश्किल काम है। हाँ, पता नहीं आप लोग भाई, आप हमें बताएंगे कि आप लोग बोर हो रहे हैं भाई? नहीं सर। अच्छा, तो स्टोरी पूरा ही कर देते हैं, है ना। अब इसी दौरान क्या होता है, मीनवाइल यागो गोज टू बियांकाज, ठीक है। बियांका के घर पे जाता है यागो, फाइंडिंग कैसियो वुंडेड, और वहां जाता है तो कैसियो को वुंडेड पाता है। तो उसे लगता है ये तो गड़बड़ हो गया, मैंने रोडेरिगो को यह प्लान किया था कि कैसियो को ये पूरी तरह से मार देगा, लेकिन ये मार नहीं पाया है। और दूसरी बात उसके दिमाग में आता है कि मेरे जितने भी राज हैं, मेरे जितने भी सीक्रेट हैं, वो कौन जानता है, रोडेरिगो जानता है। तो अगर मैं रोडेरिगो को मार दूंगा तो फिर किसी को पता भी नहीं चल पाएगा कि मैं क्या प्लान कर रहा था। तो ही स्टैब्ड रोडेरिगो किलिंग हिम, ध्यान रखना, ये रोडेरिगो को मार देता है वहीं पे तुरंत,
ठीक है। और इस तरह से एंड thus assuring that his secret will not be revealed, इस तरह से वो बिल्कुल श्योर है कि अब उसका सीक्रेट किसी को भी पता नहीं चलेगा। Iago then calls the others including Bianca whom he arrests accusing her of having conspired with Roderigo. While this is going on, Othello arrives at Desdemona's chamber. हाँ, तो ध्यान दीजिए, ठीक है। अभी तक आपको क्या पता चला है कि इयागो ने अपने जो ऐसा आदमी जिसको अपने सारे राज बता रखा है, ठीक है, जो इसके सारे राज को जानता है, इयागो ने उसको मार दिया। किसको? रोडेरिगो को, ठीक है। अब उसके बाद वो सबको बुलाता है और बताता है कि भाई उसी दौरान और लोग भी आते हैं और ये बताता है कि जो रोडेरिगो है ये प्लान कर रहा था कैसियो को मारने का, क्योंकि कैसियो एक ऑनेस्ट पर्सन है, इसलिए मैंने रोडेरिगो को मार दिया, ठीक है। और इस तरह किसी को कोई शक नहीं होता है इसके ऊपर। अब इधर ओथेलो साहब क्या करते हैं, ये आते हैं अपनी पत्नी के पास चैम्बर में उनके, और ये देखते हैं कि भाई बहुत ही आराम से सोई हुई हैं, बहुत ही सुंदरता ब्यूटी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहते नहीं, अगर मैं ये सब सोचता रहा ब्यूटी के बारे में तो इसको मैं मार ही नहीं पाऊंगा। और ये तुरंत क्या करते हैं, तब तक वो जग जाती हैं। हालांकि वो सीन में यहाँ पे नहीं है और मैं यहाँ जल्दी से बताने की कोशिश करता हूँ। वो जग जाती हैं और जगने के बाद वो पूछती है कि क्या हुआ, तो ये बताते हैं कि भाई तुमने तो मुझे धोखा दिया है, तुमने हैंडकरचीफ जो है मेरा दे दिया किसको, कैसियो को, और तुम्हारा कैसियो के साथ इलीगल रिलेशनशिप है और इलिसिट रिलेशनशिप है, इसलिए अब तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। और अभी वो बेचारी कुछ बोले उससे पहले ही एक पिलो लेते हैं और पिलो उसके मुंह पे रख देते हैं और स्मूदर करने लगते हैं, ठीक है, दबाने लगते हैं लगातार। और इस प्रकार से देखिए क्या लिखा हुआ है, ही nonetheless resist his pleas to spare her life and he smothered her with a pillow। और इसी दौरान क्या होता है कि इमिलिया आती है। इमिलिया arrives to tell Othello that Roderigo is dead and Cassio alive, ठीक है, when she hears Desdemona's dying cries, ठीक है। तो इसी दौरान जो है डेस्डेमोना, चूंकि अब जब ये स्मोदर कर रहे हैं तो फिर आवाज निकलती है और उसी आवाज को सुन के ये आती है, लेकिन उससे पहले ये अपना काम कर चुके रहते हैं, डेस्डेमोना की डेथ हो चुकी रहती है, ठीक है। अब यहाँ डेस्डेमोना आती है, वो बताती है कि कैसियो जीवित हैं। इस बात से ये बहुत दुखी हैं ओथेलो, क्योंकि इनको ये रहता है कि भाई कैसियो भी विलेन है, इसने इनकी वाइफ के साथ उसका इलिसिट रिलेशनशिप है, तो कैसियो को मर जाना चाहिए था, ठीक है। अब इसी दौरान क्या होता है, तभी जो है ये अचानक जो है, चूंकि चैम्बर में एक कर्टेन रहता है, तो कर्टेन से ये ढक दिए रहते हैं डेस्डेमोना को मारने के बाद। तभी अचानक डेस्डेमोना की आवाज आती है लास्ट समय मरते मरते, तो ये उसको बस देखती हैं, डेस्डेमोना डेड है, तो ये ओथेलो से पूछती हैं कि भाई क्यों आपने डेस्डेमोना को मार दिया, ठीक है। तो अब ओथेलो देखो क्या जवाब देते हैं। ओथेलो एक्सप्लेन्स हाउ इयागो प्रूव टू हिम दैट डेस्डेमोना स्लेप्ट विद कैसियो। अब ये बोलते हैं कि ये तो केवल ट्रू और ऑनेस्ट इयागो है जिसने मुझे बताया था कि डेस्डेमोना ने मेरे साथ क्या क्या धोखा किया है, और इसलिए मैंने इसको अपनी पत्नी को मार दिया, ठीक है। और इसी दौरान और भी कुछ लोग आ जाते हैं, जैसे मोन्टेनो, इयागो, ग्रेसियानो आपको शुरू में भी बता चुका हूँ, ये रिलेटिव हैं ब्राबेंसियो के, यानी अंकल हैं डेस्डेमोना के, सब लोग आ जाते हैं। तो कुल मिला के तब यहाँ पे जो इमिलिया है वो बहुत चिल्लाती है और चिल्ला के बताती है कि ये जो भी चीजें आप देख रहे हैं, ये जो हैंडकरचीफ और जो भी चीजें बोल रहे हैं, ये सब आपकी गलतफहमी है, और जो भी किया धरा है ये किसका किया धरा है, मेरे हस्बैंड इयागो का। वो बता देती है यहाँ पे कि इयागो ने ही मुझसे बार बार कह रहा था कि भाई हैंडकरचीफ लेके आओ, और मैं हैंडकरचीफ को लेके गई थी और इयागो ने उसका इस्तेमाल किया, और इस प्रकार से आपको लगातार जो है आपके अंदर जेलसी भरता गया, और आप जो है आपने जो है बताइए अपनी इतनी प्यारी इनोसेंट वाइफ को मार दिया। अब इधर जो है इयागो बार बार इमिलिया से बोल रहा था शांत हो जा, लेकिन इमिलिया बता देती है चूंकि, तो अब इयागो उसी दौरान गुस्से में उसे स्टैब कर देते हैं, और फिर इस प्रकार इमिलिया की डेथ हो जाती है तुरंत। उसके बाद ये भाग जाते हैं तो इनको लोग जाते हैं और जाके जो है, इसी दौरान ओथेलो भी कोशिश करते हैं यागो को मारने का, लेकिन फिर ये मोन्टेनो और ग्रेसियानो पकड़ लेते हैं, नहीं आपको किल नहीं करना है। फिर यागो यहाँ से भाग जाते हैं, फिर इनको पकड़ के लाया जाता है, और फाइनली जो है ओथेलो जो है जब देखते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी है, तो फिर वो अपने आप को भी डैगर के किल कर लेते हैं, डैगर की सहायता से जो उनके पास हिडन रहता है। और ओथेलो के मरने के बाद क्या होता है प्ले में, फाइनली इयागो को जो है, क्या इयागो की डेथ होगी लास्ट में, ये क्वेश्चन है आप सभी से। देखिए प्ले अब एक तरह से एंड हो चुका है, और आपने देखा ये फाइनली जब ओथेलो को पता चलता है तो बहुत रिमोर्स करता है, बहुत ज्यादा रिपेंट करता है कि उसने अपने इनोसेंट वाइफ को मार दिया, और फिर वो अपने आप को भी मार देता है, ठीक है। यहीं पे स्टोरी आपकी एंड हो जाती है। लेकिन इस एंड होने से पहले आपको एक चीज और जानना जरूरी है कि भाई इयागो का क्या होता है, एनीवन फ्रॉम द ग्रुप हु हैज रेड। तो बस आप इतना समझिए कि इयागो के साथ ये होता है कि इयागो को कैसियो जो है बाद में ये बोल दिया जाता है कैसियो को कि आपको इयागो को एग्जीक्यूट कर देना है, यानी मौत के घाट उतार देना है, और इसके साथ ही जो है प्ले एंड हो जाता है। और जितने भी पद वगैरह जो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें ओथेलो की सारी चीज़ें जो हैं वो दे दिया जाता है कैसियो को, ठीक है, और इसके साथ ही प्ले एंड हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि सभी को स्टोरी, आप जितने भी लोग हैं भाई सब लोग सामने आए, और आप सभी से कुछ प्रश्न है वो मैं पूछता हूँ, और आपको कुछ चीजें बताता भी हूँ। देखिए सबसे पहली चीज जो एक एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वो ये है कि आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी किलिंग या हाउ मेनी डेथ, ठीक है, डेथ हैपेंड इन द प्ले। तो आप बता सकते हैं कितने डेथ हुए हैं प्ले में काउंट करके। तो देखिए जो 8 to 5 है उसमें कितने सीन है, 2 सीन है,
अब ध्यान रखिए आप, जो एक्ट 5 है उसमें 2 सीन हैं और जितने भी किलिंग की इंफॉर्मेशन या किलिंग हो रही वो यहीं हो रही। कैसे? एक्ट 5 सीन 1 में किलिंग होती है रोडेरिगो की। रोडेरिगो को कौन मार देता है? जल्दी बताइए फास्ट, ये एग्जाम के टाइम। इयागो इयागो, अच्छी तरह से ध्यान रखना, इयागो किल्स रोडेरिगो। ठीक है, क्लियर। अब आगे आते हैं। अब एक्ट 5 सीन 2, आप बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे, इस सीन में 4 किलिंग हुई है, 4। कौन कौन बताइए? सबसे पहले आपको देखते हैं आपकी ओथेलो किल कर देता है किसको? डेस्डिमोना को मार देता है। फिर उसके बाद से इयागो जो है डेस्डिमोना को मार देता है। इसी दौरान जो है आपका ये महोदय आते हैं, कौन? आपके इयागो और सॉरी ओथेलो मारता है डेस्डिमोना को, इयागो मार देते हैं अपनी वाइफ इमिलिया को। ठीक है, और उसके बाद से तीसरी किलिंग क्या होती है कि ओथेलो खुद अपने आप को मार देते हैं। 3 किलिंग हुई। और चौथी किलिंग किसकी है? इयागो की जाएगी। हालांकि वो प्ले में दिखाई नहीं जाता, लेकिन वो किलिंग की जाएगी किसके द्वारा? कैसियो के द्वारा। तो इसके लिए छोटा सा मैंने फार्मूला बनाया, उस फार्मूला को ध्यान रख लीजिए। डाइट, डाइट सुना है आपने? DIET। तो डाइट से ध्यान रखिए, डी फॉर डेस्डिमोना, पहली किलिंग एक्ट 5 सीन 2 की बात कर रहा हूं, सबसे लास्ट सीन, सबसे पहली किलिंग डेस्डिमोना। फिर उसके बाद आई फॉर इमिलिया। थोड़ा सा 1 मिनट, 1 सेकंड बस रुक जाइए, ये डाइट में गड़बड़ी हो गई क्या? हाँ चलिए, अगर कुछ स्पेलिंग पे मत जाइएगा। तो उसके बाद क्या हुआ? इमिलिया की डेथ होती है। फिर उसके बाद आपका इमिलिया के बाद फिर मैंने किसका बताया था तीसरे नंबर पे? डेस्डिमोना, इमिलिया, ओथेलो। ठीक है, ओथेलो एंड इयागो। हाँ ठीक है, ध्यान रखिए, ये एक्चुअली मिस्टेक हो गया है, कुछ मैं और कर रहा था। ठीक है, तो ये 4 डेथ हुई है एकदम सबसे लास्ट सीन में, ये ध्यान रखना है। उसके पहले सीन में डेथ हुई है रोडोरिगो की, और एक डेथ और हुई है, जो बता देगा मेरा दिल खुश हो जाएगा उसके ऊपर। वो देखते हैं कौन बताता है। एक और किलिंग हुई है, 1 किलिंग मोर। किलिंग नहीं हुई है, डेथ हुई है, डेथ। वो कौन है भाई? आप समझ लो। इयागो's फ्रेंड्स नहीं सर, ओथेलो's फ्रेंड्स सर। नाम अब मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये 6 जो मेन है वो मैं बता रहा हूँ, अगर और भी कुछ हुआ होगा तो उसको भी बात नहीं करते हैं। वो क्या है? एक और है जिसका नाम है ब्राबेंसियो। हु वाज ब्राबेंसियो? डेस्डिमोना के फादर हैं। तो ब्राबेंसियो की डेथ एक्चुअली शुरू में ही हो जाती है। कब होती है? जब उनकी लड़की का शादी हो रहा था, मैरिज हो रहा था, किसके साथ? एक मूर के साथ। और ये इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और इसलिए बेचारे ग्रीफ में, इनको कोई मारता नहीं है, ये अपने आप ही बेचारे दुख की वजह से मर जाते हैं। ठीक है, तो ही इज डाइड फ्रॉम ग्रीफ। ठीक है, और ग्रीफ किस चीज का है? कि उनकी लड़की शादी कर रही है एक ऐसे व्यक्ति से जिसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, वो भी मूर है। ठीक है, तो इस तरह वो ग्रीफ में बेचारे मर जाते हैं। और ये हमें पता कब चलता है? ये हमें लास्ट एक्ट में पता चलता है। कब? ये भी जान लो आप। ये इस बात का एक्सपोज कब होता है? लास्ट एक्ट में। वो भी कब होता है? जब ग्रेसियानो, जो कि इसके अंकल हैं डेस्डिमोना के, जब ये आते हैं और ये सारी चीजें देखते हैं कि ओथेलो मार चुका है उनकी भतीजी को, तो बहुत दुखी होते हैं। और वो कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि भाई हमारे जो भाई साहब थे और डेस्डिमोना के पिताजी ब्राबेंसियो आज वो जीवित नहीं है। अगर वो जीवित रहते तो आज तो देख के तो अभी तुरंत मर जाते, कि उनकी लड़की ने जिस व्यक्ति को चुना, उस व्यक्ति ने ही उनकी लड़की को मार दिया। ठीक है, तो बहुत ही दुख की बात है। ये प्ले बहुत ही फुल ऑफ ट्रेजेडी है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। हैव अ नाइस डे। विल मीट इन द इवनिंग अगेन।